हाय एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मैथ्यू अर्नोल्ड साहब को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये आपकी एलटी की 25 क्लास होगी। ठीक है, 25th क्लास होगी ये। और अभी तक मैंने 24 क्लास दे दिया है आपके एलटी पे, जो ये थ्योरी क्लास है। ठीक है, ये आपकी थ्योरी क्लास है जिसमें मैंने 24 क्लास ऑलरेडी दे दिया है। एलटी का फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ये आपकी जो आज की जो क्लास है ये 25th क्लास है, जिसमें हम मैथ्यू अर्नोल्ड को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मैथ्यू अर्नोल्ड का एलटी के सिलेबस में है डोवर बीच एंड मेमोरियल वर्सेस, दोनों पोएम है। और आज की इस वीडियो में हम कौन सी पोएम को डिस्कस करने वाले हैं? डोवर बीच को डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि छोटी है तो मैंने सोचा कि वो छोटी है तो इसमें हम मैथ्यू अर्नोल्ड के जो थोड़ा सा बायोग्राफिकल जो भी नॉलेज है वो हम जान लेंगे, देन उसके बाद अब पोएम को कंप्लीट कर लेंगे। और मेमोरियल वर्सेस थोड़ी सी बड़ी है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे। ठीक है, तो इसी तरह चलते रहेंगे। बाकी मैंने सब कंप्लीट 24 क्लासेस हो चुकी हैं आपके थ्योरी क्लासेस एलटी की। ठीक है, तो चैनल पे जो फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको एलटी की फ्री क्लासेस मिलेंगी, वो भी थ्योरी क्लासेस, क्वेश्चन आंसर नहीं, ना ही प्रैक्टिस, वो भी थ्योरी क्लासेस। क्योंकि अभी हम पहले थ्योरी को करेंगे, देन उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और थ्योरी क्लासेस 24 हो चुकी हैं, आज 25th है। तो जो चैनल को वॉच कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो फीडबैक भी दें, लाइक भी करें। ठीक है, आपकी मेहरबानी से ही ये वीडियो आती है, तो अपनी मेहरबानी बना के रखें ताकि ये क्लासेस जो हैं ये रुके ना। ठीक है, और ये जो आपकी थ्योरी क्लासेस है एलटी की, जो भी पेड क्लासेस चल रही हैं, पेड नहीं बोल सकती मैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि ये आपकी थ्योरी क्लासेस है और ये चल रही है तो आप ही की मेहरबानी की वजह से चल रहा है। ऐसा नहीं कि मेरी मेहरबानी है, आपकी मेहरबानी मुझ पर है तो ये क्लासेस चल रही हैं। तो इसी तरह अपनी मेहरबानी बना के रखिएगा। एंड टीजीटी की तो चली रही है 2000 सीरीज वाली टीजीटी की। ठीक है, पीजीटी की भी मैंने स्टार्ट ही कर दिया है, तो हम टीजीटी का भी करेंगे, ऐसा नहीं है, उसकी भी प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि अभी एग्ज़ाम नज़दीक है तो उसकी भी प्रैक्टिस करेंगे। खैर, आज हम इस वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं, मैथ्यू अर्नोल्ड के डोवर बीच को डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले मैथ्यू अर्नोल्ड का थोड़ा सा बायोग्राफी जान लेते हैं, थोड़ी सी उनकी जीवनी जान लेते हैं। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। मैथ्यू अर्नोल्ड का अगर हम टाइम पीरियड देखेंगे तो 1822 में इनका जन्म होता है एंड 1888 में डेथ हो जाती है। ये जो आपके मैथ्यू अर्नोल्ड हैं ये विक्टोरियन पोएट हैं, क्रिटिक हैं एंड एपोस्टल ऑफ कल्चर इन्हें कहा जाता है। ये टाइटल इन्हें प्राप्त हुआ है, टाइटल मिली है एपोस्टल ऑफ कल्चर, यानी कि संस्कृति का दूत। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये पोएट भी हैं और क्रिटिक भी थे, ये भी थे, पोएट भी थे, क्रिटिक भी थे विक्टोरियन एरा के। और इन्हें एपोस्टल ऑफ कल्चर, अगर पूछा जाए कि एपोस्टल ऑफ कल्चर किसे कहा जाता है तो मैथ्यू अर्नोल्ड साहब को कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, यानी कि संस्कृति का दूत कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये मानते थे कि समाज को बेहतर बनाने के लिए, अगर आप एक समाज को बेहतर बनाना चाहते हो तो संस्कृति, लिटरेचर और शिक्षा तीनों बहुत ज़रूरी है एक समाज को बेहतर बनाने के लिए, इसीलिए इनको एपोस्टल ऑफ कल्चर कहा जाता है। खैर, अब आते हैं अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन की। अगर हम बात करें इनका बर्थ कहाँ हुआ था तो दिसंबर 24, 1822 एट लालेहम, मिडिलसेक्स, इंग्लैंड में हुआ था। ये ध्यान रखना है। इनका जन्म 24 दिसंबर 1822 को इंग्लैंड के लालेहम नाम की एक जगह पर हुआ था। पेरेंट्स की अगर हम बात करें, इनके पेरेंट्स, तो इनके पेरेंट्स का नाम है थॉमस अर्नल्ड। इनके पेरेंट्स का भी नाम है थॉमस अर्नल्ड। द सेलिब्रेटेड हेडमास्टर ऑफ रग्बी स्कूल, रिमेंबर्ड एज एन एजुकेटर एंड हिस्टोरियन एंड मैरी पेनरोज। ठीक है, पेनरोज, ये याद रखना है। यानी कि इनके पिता का अगर हम बात करें तो इनके पिता का भी नाम थॉमस अर्नल्ड था। इनका मैथ्यू अर्नल्ड था और इनके पिता का नाम क्या था? थॉमस अर्नल्ड। जो क्या थे, इनके पिता क्या थे? रग्बी स्कूल के एक बहुत ही मशहूर हेडमास्टर थे। कहाँ के? रग्बी स्कूल के, ये ध्यान रखना है आपने। और इनकी माँ का नाम क्या था? मैरी पेनरोज। ये नाम आपने याद रखनी है। ये तो हो गए इनके पेरेंट्स। ठीक है, ये तो हो गए इनके पेरेंट्स। अब बात करते हैं 1828 में क्या हुआ। द फैमिली मूव टू रग्बी व्हेन हिज फादर बिकेम हेडमास्टर हेयर। अर्नल्ड रोट हिज प्राइज पोएम अलारिक एट रोम। अब यहाँ पे क्या बात हुई कि
बचपन में क्या हुआ था कि 1828 में जब इनके पिता रग्बी स्कूल के मास्टर बने तो इनका पूरा परिवार वहीं रहने चला गया। ठीक है, पूरा परिवार क्या हो गया, मूव्ड हो गया कहाँ पे, रग्बी में, जब इनके पिता रग्बी स्कूल के मास्टर बने, हेड मास्टर बन गए। ठीक है, और यहीं पर मैथ्यू अर्नोल्ड ने अपनी पहली प्राइज़ पोयम लिखी। इनकी पहली प्राइज़ पोयम कौन सी थी, अलारिक एट रोम लिखी, यहीं पे रग्बी में ही लिखा था, ये ध्यान रखना है, क्योंकि इनके पिता को रग्बी स्कूल के हेडमास्टर बना दिया गया था 1828 में, और इनका पूरा परिवार यहीं रहने चला आया था। और यहीं पे मैथ्यू अर्नोल्ड ने क्या लिखा, अपनी पहली प्राइज़ पोयम लिखी। ठीक है, पुरस्कार विजेता पोयम लिखी जिसका नाम था अलारिक एट रोम। तो ये ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे कि इनकी दोस्ती वर्ड्सवर्थ से दोस्ती कैसे हुई, ये भी देख लेते हैं कि इनकी वर्ड्सवर्थ से दोस्ती कैसे हुई। समर्स वर ऑफन स्पेंट इन लेक डिस्ट्रिक्ट वेयर अर्नल्ड befriended विलियम एंड डोरोथी वर्ड्सवर्थ। दिस अर्ली कनेक्शन डीपली शेप्ड हिज पोएटिक विजन। तो ये ध्यान रखना है कि इनकी वर्ड्सवर्थ से कैसे दोस्ती हुई। ये अपनी गर्मियों की छुट्टियां अक्सर लेक डिस्ट्रिक्ट में बिताते थे। जब छुट्टी होती थी गर्मी की तो ये कहाँ आते थे, लेक डिस्ट्रिक्ट में आते थे, यहीं पे बिताते थे अपनी गर्मी की छुट्टी मैथ्यू अर्नोल्ड। ठीक है, और लेक डिस्ट्रिक्ट जो कि बहुत खूबसूरत इलाका है, यहीं पर इनकी दोस्ती महान पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ और इनकी बहन डोरोथी से हुई। इस दोस्ती का उनकी पोएम में बहुत गहरा असर पड़ा। इस दोस्ती से, इस दोस्ती की वजह से इनकी पोएम में, इनकी पोइट्री पर काफ़ी गहरा असर पड़ा था। ठीक है, इनकी पढ़ाई की अगर हम बात करें अर्नल्ड की, तो एजुकेटेड एट रग्बी स्कूल एंड लेटर एट, ये नाम याद रखना है अपने, कि शुरुआत में अगर इनकी पढ़ाई की बात करें तो शुरुआत में इन्होंने अपनी पढ़ाई रग्बी स्कूल से ही की थी। ये ध्यान रखना है, रग्बी स्कूल से ही इन्होंने अपनी पढ़ाई की थी। बाद में क्या हुआ, 1800 ऑक्सफोर्ड वेयर ही वन एन ओपन स्कॉलरशिप 1841। बाद में 1841 में इन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बैलियोल कॉलेज, ये नाम याद रखना है, बैलियोल कॉलेज ऑक्सफोर्ड। ठीक है बच्चा, मतलब बाद में, पहले तो इनकी जो शुरुआती एजुकेशन थी वो कहाँ पे हुई, रग्बी स्कूल से हुई, लेकिन बाद में 1841 में इन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बैलियोल कॉलेज में क्या मिल गया था, स्कॉलरशिप मिल गया था। स्कॉलरशिप मतलब पढ़ाई के लिए मिलने वाली आर्थिक मदद, उसे कहा जाता है स्कॉलरशिप। तो ये मिल गया था। ठीक है, ये ध्यान रखना। जब ये बैलियल कॉलेज ऑक्सफोर्ड में इनका दाखिला हो गया, इनको स्कॉलरशिप मिल गया, ये यहाँ पढ़ने लगे, तो इनकी दोस्ती किससे हुई, ही बिकेम फ्रेंड्स विथ आर्थर ह्यू क्लू। ये नाम याद रखना है कि इसी दौरान क्या हुआ, ऑक्सफोर्ड में ही इनकी दोस्ती किससे हो गई, आर्थर ह्यू क्लू से दोस्ती हो गई, जो खुद भी एक जाने माने विक्टोरियन पोएट थे। आर्थर ह्यू क्लू है, ये भी एक जाने माने विक्टोरियन पोएट थे। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये भी थे। ओके बच्चा, ये ध्यान रखना है। ये हो गया। अब कैरियर माइल स्टोन की अगर हम बात करें, इनके करियर की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां अगर हम बात करें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने रखे हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो, अब यहाँ पे मैंने सिर्फ एलटी का नाम दिया है, लेकिन यहाँ पे आपके पीजीटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपके आई थिंक जीआईसी में भी है मैथ्यू अर्नोल्ड आई थिंक, तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब चूँकि एलटी का है तो एलटी का डोवर बीच में मुझे पढ़ाना है, लेकिन ये जो बायोग्राफी है ना, ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो कैरियर माइल स्टोन की अगर हम बात करें, 1843 में क्या होता है कि वन द प्रेस्टिजियस न्यूडिगेट प्राइज़ फॉर हिज पोयम क्रॉमवेल। इनकी एक पोयम है जिसका नाम है क्रॉमवेल। ठीक है, और इसी क्रॉमवेल की वजह से, मतलब इनकी पोयम के लिए 1843 में क्या हुआ, इनको एक प्रेस्टिजियस प्राइज़ मिला। उसका नाम क्या था, न्यूडिगेट प्राइज़। ये ध्यान रखना है। 1843 में इन्होंने अपनी पोइट्री क्रॉमवेल के लिए एक प्रेस्टिजियस न्यूडिगेट प्राइज़ जीता। किसके लिए, क्रॉमवेल। ये इनकी पोयम थी जो कब आई थी, 1843 में आई थी। देन क्या हुआ कि 1847 में बिकेम प्राइवेट सेक्रेटरी टू लॉर्ड लैंसडाउन। ठीक है, इसका नाम अगर देखें, लैंसडाउन। 1847 में क्या हुआ कि ये लॉर्ड लैंसडाउन के क्या बने, प्राइवेट सेक्रेटरी बन गए 1847 में, ये याद रखना है। फिर 1849 में क्या हुआ, पब्लिश्ड हिज फर्स्ट कलेक्शन द स्ट्रेड रेवलर एंड अदर पोएम्स। तो ये याद रखना है कि 1849 में
एक मिनट, यस ये याद रखना है कि 1847 में 1840 यानी कि 1847 में ये क्या बन गए थे, ये लॉर्ड लैंसडाउन के प्राइवेट सेक्रेटरी बने थे। और यहीं पे एक चीज़ और याद कर लेना है, 1847 के बाद एक चीज़ और याद रखना है कि 1851 में, अच्छा नीचे दिया गया है, खैर यहाँ तक देख लेते हैं। 1849 में पब्लिश हिज फर्स्ट, यानी कि 1849 में इनकी पोइट्री का फर्स्ट कलेक्शन आया था जिसका नाम था द स्ट्रेट रेवलर एंड अदर पोएम्स। ये इनकी पोइट्री का फर्स्ट कलेक्शन था जो कब आया था, 1849 में आया था। देन उसके बाद क्या हुआ, एकदम सीक्वेंस से है, ठीक है। देन उसके बाद क्या हुआ, 1851 में क्या हुआ, मैरिड फ्रांसिस लुइस वाइटमैन एंड एक्सेप्टेड अ सिक्योर जॉब एज एन इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स, ठीक है, विच ही हेल्ड फॉर 35 ईयर्स। तो ये ध्यान रखना है आपने। 1851 में ये शादी कर लेते हैं किससे, फ्रांसिस लूसी वाइटमैन से शादी कर लेते हैं और 1851 में ही इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल की एक पक्की नौकरी शुरू कर देते हैं। मतलब इनको नौकरी मिल जाती है इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स की, एक सिक्योर जॉब भी मिल जाती है इनको। और ये जॉब ये लगभग 35 सालों तक ये जॉब इन्होंने किया था, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। फिर 1857 एकदम सीक्वेंस से आ रहे हैं ताकि आपको याद रहेगा। 1857 में क्या होता है, अपॉइंटेड प्रोफेसर ऑफ पोइट्री एट ऑक्सफोर्ड नोटेबल फॉर डिलीवरिंग हिज लेक्चर्स इन इंग्लिश नॉट लैटिन। 1857 में क्या होता है, ये प्रोफेसर बन जाते हैं, मतलब इन्हें ऑक्सफोर्ड में पोइट्री के प्रोफेसर के पद पर नियुक्त किया जाता है, ठीक है, यानी कि पोइट्री के लिए इनको अपॉइंट किया जाता है प्रोफेसर के पद पर। ये खास बात थी क्योंकि उन्होंने अपने लेक्चर लैटिन की भाषा की जगह अंग्रेजी में दिए थे। यानी कि जब इन्होंने अपने लेक्चर्स दे रहे थे वहाँ पे, जब ये प्रोफेसर के पद पर वहाँ पे अपॉइंट हुए तो ये लेक्चर दे रहे थे। और लेक्चर उस समय लैटिन की ज़्यादा ज़रूरत थी, मतलब लैटिन ज़्यादा प्रचलन में था उस समय, तो लैटिन लैंग्वेज की जगह पे ये क्या कर रहे थे, अपने लेक्चर को इंग्लिश में दे रहे थे। तो उस समय एक नई बात थी, लैटिन बोलने के बजाय ये अपने जो लेक्चर थे वो इंग्लिश में दे रहे थे, और उस समय एक नई बात थी, तो ये याद रखना है। देन क्या हुआ कि 1869 में क्या होता है, अगर बात करें 1869 में, पब्लिकेशन ऑफ कल्चर एंड अनार्की अर्न्ड हिम द टाइटल एपोस्टल ऑफ कल्चर। यहीं से इनको ये टाइटल मिल जाता है एपोस्टल ऑफ कल्चर। तो ये ध्यान रखना है, इनको ना एक खिताब मिलता है, ये बोलो 1869 में इनकी एक बुक आती है कल्चर एंड अनार्की, ये इनकी बुक है कल्चर एंड अनार्की, ठीक है। ये बुक आती है, ये छपती है, और जैसे ही ये छपती है तो ये बुक इनको काफ़ी प्रसिद्धि दिलाती है, काफ़ी फेमस हो जाते हैं, और इसी वजह से इन्हें क्या कहा जाता है, एपोस्टल ऑफ कल्चर। इसी की वजह से, कल्चर एंड अनार्की की वजह से इनको एक टाइटल भी मिलता है, एपोस्टल ऑफ कल्चर, संस्कृति का दूत, ठीक है, कहा जाने लगा। तो ये याद रखना। 1883 में क्या होता है, 1883 में ट्रैवल टू अमेरिका एंड डिलीवर्ड फेमस लेक्चर इंक्लूडिंग लिटरेचर एंड साइंस एंड इमर्शन। तो ये याद रखना है, 1883 में इन्होंने अमेरिका की यात्रा की और वहाँ इन्होंने लिटरेचर एंड साइंस और इमर्शन जैसे फेमस विषयों पर स्पीच भी दिए थे, ठीक है। उसके बाद डेथ पे आ जाएंगे तो अप्रैल 1888 इन लिवरपूल, ठीक है, लिवरपूल, सडन हार्ट फेल्योर, ठीक है, सडन हार्ट फेल्योर, ही वॉज बरीड एट लालेहम बिसाइड हिज 3 सन्स हु हैड डाइड यंग। तो 15 अप्रैल 1888 को क्या होता है कि लिवरपूल में अचानक दिल का दौरा पड़ने से इनकी डेथ हो जाती है, सडन हार्ट फेलियर हो जाता है, ठीक है। तो इन्हें लालेहम में, उसके बाद क्या किया जाता है, इन्हें लालेहम में, जहाँ पे ये पैदा होते जिस जगह पे, उसी जगह पे ही लालेहम में इनके तीनों बेटों के बगल में इनको दफनाया जाता है। इनके 3 बेटे भी रहते हैं जो कम उम्र में ही उनकी डेथ हो जाती है, तो उन्हीं के बगल में इनको भी दफनाया जाता है आफ्टर डेथ, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपके मैथ्यू अर्नोल्ड से थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट। अब ये याद रखना, मैथ्यू अर्नोल्ड विक्टोरियन पोएट थे। मैं यहाँ पे बताते भी जा रही हूँ कि अगर हिस्ट्री मतलब किससे ये बिलोंग कर रहे थे, कौन से जॉनरा से, कौन से एरा से। अब यहाँ पे हम कुछ मेजर वर्क्स इनका जल्दी से देख लेते हैं, ये पूरा मेजर वर्क्स है, देन उसके बाद हम पोएम पे आएंगे, ठीक है, ठीक है। मेजर वर्क्स की अगर हम बात करें तो मैथ्यू अर्नोल्ड ने पोइट्री, ये याद रखना है कि इन्होंने पोइट्री और प्रोज़, ये आपने याद रखना है, पोइट्री एंड प्रोज़ दोनों में बहुत अच्छा लिखते थे, ठीक है। जैसे कि पोइट्री की अगर हम बात करें, पोइट्री में इनका मेजर वर्क कौन कौन सा है,
पहला है द स्ट्रेयर्ड रेवेलर एंड अदर पोएम्स, ये कब आया था? 1849। ठीक है, स्ट्रेयर्ड रेवेलर एंड अदर पोएम्स ये 1849 में आया था। ये पोइट्री कलेक्शन है, ठीक है इनका, इसमें कई पोएम है। फिर दूसरे पे आता है एम्पेडोक्लस ऑन एटना एंड अदर पोएम्स, ये 1852 में आया था, तो ये भी पोइट्री कलेक्शन है इनका। फिर तीसरा है पोएम्स अ न्यू एडिशन, जो कब आया था? 1853 में। ठीक है, पोएम्स अ न्यू एडिशन ये 1853 में आया था। इसमें भी इनकी बहुत सारी फेमस पोएम है, जैसे कि लाइक सोहराब एंड रुस्तम है, स्कॉलर जिप्सी है, ये सारे इसमें इंक्लूडेड हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। फिर है पोएम सेकंड सीरीज है ये इनकी, 1855 में आया था। इसमें भी अगर हम देखें, इसमें भी इनकी सबसे मशहूर पोइट्री है, लाइक कौन सी? बाल्डर डेड है, ये ध्यान रखना है, बाल्डर डेड है इसमें भी सेकेंड सीरीज में। फिर न्यू पोएम्स भी इनका आता है 1867 में। न्यू पोएम्स ये भी बहुत ही फेमस पोइट्री का एक कलेक्शन है। इसमें भी लाइक डोवर बीच के साथ साथ थैरेसिस, रग्बी चैपल, बहुत सारी पोइट्री इसमें भी शामिल है, पोएम्स शामिल है न्यू पोएम्स में। तो ये न्यू पोएम्स भी एक पोइट्री का कलेक्शन है। काफ़ी पोएम्स इसमें है, जैसे कि डोवर बीच हो गया, थैरेसिस हो गया, रग्बी चैपल हो गया। ठीक है, उसके बाद हीनेस ग्रेव हो गया, ये सारी पोइट्री इसमें शामिल है, तो ये अपने ध्यान रखना है। फिर प्रोज एंड क्रिटिसिज्म भी इन्होंने लिखा है, कौन कौन सा है वो भी देख लेते हैं, कुछ प्रोज और क्रिटिसिज्म भी, जैसे कि ऑन ट्रांसलेटिंग होमर, ये 1861 में आया था इनका। ठीक है, फिर देखेंगे दूसरे पे एसेज इन क्रिटिसिज्म, ये कब आया था? 1865 एंड 1888, ये नाम याद रखना है। फिर ऑन द स्टडी ऑफ सेल्टिक लिटरेचर, ये 1867 में आया था। कल्चर एंड अनार्की 1869 में आया था, तो ये भी इन्हीं का आता है, इसी में प्रोज एंड क्रिटिसिज्म में ही आता है। कि फ्रेंडशिप गार्लैंड है 1871 में। फिर लिटरेचर एंड डोगमा है 1873 में। गॉड एंड द बाइबल है 1875 में आया था। लास्ट एस्से ऑन चर्च एंड रिलीजन पे इन्होंने लिखा है 1877 में आया था। तो ये कुछ इनके मेजर वर्क्स थे जो पोइट्री से रिलेटेड थे। ठीक है, पोइट्री एंड प्रोज से रिलेटेड थे। ठीक है, ये पोइट्री है, ये आपका पोइट्री है, और इधर वाला जो मैंने भी बताया ये सब प्रोज हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब हम आते हैं शॉर्ट नोट्स ऑन मेजर वर्क्स। ठीक है, इसको देख लेते हैं। अब कुछ मेजर वर्क्स हैं जिनके शॉर्ट मतलब नोट्स हैं, थोड़ा सा हम देख लेते हैं। लेट्स टेक अ लुक। ठीक है, जैसे कि डोवर बीच, आज इसी को हम पढ़ने वाले हैं, डोवर बीच को ही पढ़ने वाले हैं, जो कब आया था? 1867 में आया था। एन एलिजियाक मेडिटेशन ऑन द डिक्लाइन ऑफ रिलीजियस फेथ इन द विक्टोरियन एज ड्यू टू साइंस, इंडस्ट्रियलिज्म एंड मटेरियलिज्म। तो बात करते हैं, ये जो पोयम है डोवर बीच, ये एक प्रकार की एलिजी जैसी पोयम ही है। मतलब इसमें भी दुखी कर रहे हैं, शोक व्यक्त कर रहे हैं, विलाप कर रहे हैं आपके मैथ्यू अर्नोल्ड। ठीक है, एक टाइप की ये एलिजी जैसी ही पोयम है। इसमें ये किस चीज़ का विलाप करते हैं? जैसे कि एलिजी में किसी पर्सन की डेड हो गई, उसका विलाप करते हैं। इसमें ये किस चीज़ का विलाप कर रहे हैं? इसमें ये विक्टोरियन एज में जो धार्मिक विश्वास के पतन पर दुख व्यक्त कर रहे हैं। यानी कि विक्टोरियन एज में जो लोग धर्म पर बहुत विश्वास करते थे, उसमें अब पतन होने लगा। यानी कि धीरे धीरे उनकी जो आस्था है धर्म पर, वो ख़त्म हो रही है। तो मैथ्यू अर्नोल्ड को यही चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हैं कि लोग क्यों धर्म पे जो आस्था रखे हैं वो धीरे धीरे उनका पतन क्यों हो रहा है, क्यों ख़त्म हो रहा है। तो इसी का ये शोक मना रहे हैं, इसमें दुख व्यक्त कर रहे हैं। अर्नल्ड के अनुसार क्या हुआ कि ये जो आस्था ख़त्म हो रही है लोगों की धर्म में, इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि साइंस ने ले लिया है इंडस्ट्रियलिज्म एंड मटेरियलिज्म, यानी कि विज्ञान, औद्योगिकरण और भौतिकवाद के कारण लोगों की जो आस्था है वो कम हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि साइंस की वजह से कम हो रही है। लोगों की जो आस्था है धर्म में, ये साइंस की वजह से कम हो रही है आस्था, जो विश्वास है धर्म में। इंडस्ट्रियलिज्म की वजह से हो रही है, औद्योगिकरण के लिए वजह, मटेरियलिज्म की वजह से हो रही है, भौतिकवाद की। तो इस पोएम में ये इसी की यानी कि धार्मिक विश्वास के पतन पर दुख व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। पोएम कैसे स्टार्ट होती है? द पोएम बिगिंस विद काम इमेजरी ऑफ द सी बट सून टर्न्स इनटू अ मेटाफर फॉर द सी ऑफ फेथ विच इज़ रिट्रीटिंग लिविंग ह्यूमैनिटी एक्सपोज टू डाउट एंड डिस्पेयर। तो ये ध्यान रखना, ये जो पोएम की शुरुआत कहाँ से होती है? एक समुद्र के शांत दृश्य से होती है। यानी कि इन्होंने एक इमेज भी क्रिएट किया है। ठीक है, इमेजरी का, यानी कि कविता जो शुरू होती है, पोएम जो शुरू होती है, वो समुद्र के एक शांत सीन से होती है। लेकिन जल्द ही ये क्या बन जाता है? सी ऑफ फेथ का सिंबल बन जाती है, जो अब पीछे हट रहा है।
इससे इंसानियत शक और निराशा के अंधेरे में अकेली रह गई है। ठीक है, अभी आप पोयम पढ़ोगे तो इसको रिलेट कर पाओगे अच्छे से। फिर और क्या बताते हैं, अर्नोल्ड सीक्स कंसोलेशन इन ट्रू ह्यूमन लव, सजेस्टिंग द लॉयल्टी बिटवीन लवर्स कैन प्रोवाइड स्टेबिलिटी इन अनसर्टेन वर्ल्ड। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। इस पोयम में अर्नोल्ड इस निराशा का हल जानना चाहते हैं। ये जो बहुत निराश हैं, बहुत निराशा से बोल रहे हैं कि लोगों का विश्वास ख़त्म हो रहा है धार्मिक का, इसका रीज़न ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पे समुद्र का जो फेथ है, यानी कि समुद्र का जो फेथ है और लोगों का जो फेथ है उसका ये मेटाफर कर रहे हैं, यानी कि कंपैरिजन कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। जिस तरह समुद्र की जो लहरें हैं, पहले खूब लहरें उठती थी समुद्र की, उसकी आशा थी वहाँ तक पहुँचने की, एक किनारे तक पहुँचने की। ठीक है, लेकिन अब वो लहरों में भी कमी आ गई है। ठीक उसी तरह जैसे इंसान का जो विश्वास है धर्म में वो अब कम होता जा रहा है, उसी तरह समुद्र की जो लहरें हैं वो भी धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो इस तरह का कंपैरिजन इन्होंने किया है। पोयम पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। स्टाइल की अगर बात करें तो ये लिरिकल है, रिफ्लेक्टिव है एंड फिल्ड विद हॉन्टिंग मेलनकली है। तो ये ध्यान रखना है, ये पोयम बहुत ही लिरिकल है, रिफ्लेक्टिव है, भावनात्मक है, मेलनकली से भरी हुई है, उदासी से भरी हुई पोयम है ये। अभी जब हम पढ़ेंगे ना तो इसको जो मैंने समझाया ना, अभी आप तुरंत रिलेट कर लोगे। दूसरे नंबर पे आएगा मेजर वर्क की अगर हम बात करें तो मेमोरियल वर्सेस की बात करते हैं। 1850 अगर आता है मेरे सामने तो काफ़ी चीज़ें मुझे याद आ जाती हैं 1850 से। जैसे कि 1850 में वर्ड्सवर्थ की डेथ होती है। 1850 में आपकी वर्ड्सवर्थ की द प्रील्यूड पब्लिश होता है। 1850 में अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का इन मेमोरियम पब्लिश आता है 1850 में। और 1850 में अगर हम बात करें अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन वो बनते हैं, पोएट लॉरियार्ड बनते हैं। 1850 में मैथ्यू अर्नोल्ड का मेमोरियल वर्सेस आता है। तो काफ़ी चीज़ें हैं, अगर सेम डेट है तो उससे आप रिलेट करके काफ़ी चीज़ें याद कर सकते हो। जैसे कि अभी मैंने बताया, मुझे याद आ गया 1850 को देख के, बहुत सारी चीज़ें 1850 को हुई है। तो इसी तरह रिलेट करके अगर एक सेम डेट है तो सेम डेट का आप, क्योंकि आप लिटरेचर पढ़ रहे हो, सेम वही चीज़ पढ़ रहे हो। ऐसा तो है नहीं कि आपको इंग्लिश के अलावा हिस्ट्री का ये डेट याद करना है, इंग्लिश में ही याद करना है इस डेट को। तो 1850 में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, जैसे कि अभी मुझे याद आया, उसी तरह आप इसको रिलेट करके ऐसे याद कर सकते हो, कोई सेम डेट अगर है तो। ठीक है, तो मेमोरियल वर्सेस की अगर हम बात करेंगे, इन्होंने 1850 में ये आई थी मेमोरियल वर्सेस। और अगर बात करें तो रिटन अपॉन द डेथ ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ इन द सेम ईयर। अब देखिए मेमोरियल वर्सेस जो है ये वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड है, तो भाई अब तो और भी हो गया कि आप इसको याद कर सकते हो, है ना। ये जो पोयम है ना, ये महान पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ पर लिखी गई थी, याद रखना है मेमोरियल वर्सेस। ठीक है, अगर हम बात करें इसमें 74 लाइन है। अ 74 लाइन एलजी दैट प्रेजेस वर्ड्सवर्थ एज द पोएट ऑफ नेचर एंड मॉरल हीलिंग। इन 74 लाइन, ये जो 74 लाइन का एक शोक गीत है, एक एलजी है ये, जिसमें वर्ड्सवर्थ की अर्नल्ड क्या कर रहे हैं, वर्ड्सवर्थ की तारीफ़ कर रहे हैं। कैसे तारीफ़ कर रहे हैं कि वर्ड्सवर्थ जो थे ना वो नेचर के पोएट थे, यानी कि नैतिक रूप से मन को शांति देने वाले पोएट के रूप में थे। वर्ड्सवर्थ कैसे थे, नेचर पोएट थे। वो क्या करते थे, वो नैतिक रूप से मन को शांति देने वाले पोएट थे। इस तरह की तारीफ़ इन्होंने की है इन 74 लाइन में, किसकी, विलियम वर्ड्सवर्थ की। और ये वर्ड्सवर्थ की डेथ पर ही लिखी गई थी मेमोरियल वर्सेस, याद रखना, जो कि एक एलेजी है। अगर हम बात करें अर्नोल्ड कंट्रास्ट वर्ड्सवर्थ विद बायरन, यानी कि पैशन, फायर, रेवोल्यूशनरी स्पिरिट एंड गेटे, विजडम, यूनिवर्सल इंटेलेक्ट। तो इस पोयम में अर्नोल्ड क्या करते हैं, वर्ड्सवर्थ की तुलना बायरन से करते हैं और गेटे से करते हैं। बायरन कौन, लॉर्ड बायरन, जो कैसे थे, बहुत ही पैशन, फायर, रेवोल्यूशनरी स्पिरिट थे, यानी कि जुनून और क्रांतिकारी पोएट थे बायरन। और गेटे से करते हैं, गेटे कैसे थे, बहुत ही विजडम और यूनिवर्सल इंटेलेक्ट पोएट थे, यानी कि बुद्धि के कवि थे, ज्ञान और बुद्धि के कवि से करते हैं वर्ड्सवर्थ की कंपैरिजन इस पोयम में। ठीक है, कंक्लूजन की अगर हम बात करेंगे तो वर्ड्सवर्थ वाज यूनिक इन हिज एबिलिटी टू हील द हार्ट। ठीक है, सिंपैथाइज विद नेचर एंड एलिवेट ह्यूमैनिटी। ठीक है, अर्नल्ड कहते हैं, अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो अर्नल्ड कहते हैं कि वर्ड्सवर्थ सबसे अलग थे, चूँकि वर्ड्सवर्थ पे लिखा इन्होंने, और वर्ड्सवर्थ की तारीफ भी बहुत की है, काफ़ी इन्फ्लुएंस भी थे वर्ड्सवर्थ से, वर्ड्सवर्थ के दोस्त भी थे, मैंने कहा ना अभी इनकी दोस्ती भी हुई थी वर्ड्सवर्थ से। तो चूँकि ये वर्ड्सवर्थ, तब ये कहते हैं कि वर्ड्सवर्थ सबसे अलग थे, क्योंकि वर्ड्सवर्थ के पास दिलों को सुकून देने, नेचर से जुड़ने और इंसानियत को ऊपर उठाने की एक अनोखी क्या थी, एक यूनिक कैपेबिलिटी थी। ठीक है, ये किसने कहा है, मैथ्यू अर्नोल्ड कहते हैं इस पोयम में। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे, ये भी आपका क्या है, मेमोरियल वर्सेस भी आपके एलटी के सिलेबस में है, तो इसको भी हम पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो इसी पे रहेगी। लेकिन आज पहले हम डोवर विच पढ़ लेते हैं।
ठीक है। थर्ड नंबर पे इनका जो मेजर वर्क है सोहराब एंड रुस्तम की अगर हम बात करें तो ये 1853 में आया था। ठीक है, ये एन एपिक नैरेटिव पोयम मॉडल्ड ऑन क्लासिकल स्टाइल, ये ध्यान रखना है। जो सोहराब एंड रुस्तम है ये एक एपिक पोयम है जो पुराने क्लासिकल स्टाइल में लिखी गई है। बेस्ड ऑन, ये ध्यान रखना है, बेस्ड ऑन पर्शियन लेजेंड फ्रॉम शाहनामा। इट टेल्स ऑफ द ट्रेजिक बैटल बिटवीन फादर एंड सन। तो ये किस पे, आई थिंक शाहनामा फिरदौसी का है, आई थिंक, थोड़ा सा मैं बोल रही हूँ, लेकिन ये जो शाहनामा है ना फिरदौसी, ये एक पर्शियन लेजेंड यानी कि फारसी लोक कथा पर आधारित है। शाहनामा से ली गई है इसकी कहानी, यानी कि शाहनामा आई थिंक ये फिरदौसी का ही है, फिरदौसी के शाहनामा से ली गई है। इसमें क्या दिखाता है कि इसमें एक फादर और एक बेटे, एक पिता और बेटे पुत्र के बीच में बहुत ही ट्रेजिक लड़ाई की कहानी है, जिसमें वो एक दूसरे की पहचान से अनजान होते हैं। वो नहीं जानता कि मेरा पिता है और वो नहीं जानता कि मेरा बेटा है, दोनों आपस में लड़ते हैं। तो ये ध्यान रखना है। रिप्रेजेंट अनोल्ड एडमायरेशन ऑफ होमरिक क्लैरिटी, ग्रैंडर एंड एपिक स्टाइल। तो ये ध्यान रखना है, ये पोयम दिखाती है कि जो अर्नल्ड हैं वो होमर यानी कि एंशियन ग्रीक पोएट की तरह बहुत ही क्लियर, बहुत ही ग्रैंडर, बहुत ही एपिक स्टाइल के प्रशंसक थे, यानी कि ये भी होमर की तरह ही लिखते थे। ठीक है, थीम की अगर हम बात करेंगे तो दी इनएविटेबिलिटी ऑफ फेट एंड द ट्रेजेडी ऑफ ह्यूमन इग्नोरेंस, यानी कि भाग्य की जो प्रबलता है और इंसानी अज्ञानता से पैदा होने वाली ट्रेजेडी को इसमें दिखाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। एंड 4 पे अगर हम इनके मेजर वर्क्स की बात करेंगे, द स्कॉलर जिप्सी। ठीक है, स्कॉलर जिप्सी की अगर हम बात, ठीक है, द स्कॉलर जिप्सी ये कब आया था, 1853 में आया था और इंस्पायर्ड बाय जोसेफ ग्लैनविल्स प्रोज टेल। तो ये ध्यान रखना है, ये जो पोइट मतलब ये जो वर्क इनका था स्कॉलर जिप्सी, ये 1853 में आया था। ये एक पोइट्री यानी कि एक पोयम एक पुरानी कहानी से प्रेरित है। ठीक है, ये पोयम जो है एक पुरानी कहानी से प्रेरित है, जोसेफ ग्लैनविल्स प्रोज टेल से ये प्रेरित है, इंस्पायर्ड है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। टेल्स ऑफ एन ऑक्सफोर्ड स्कॉलर हु ज्वाइंस जिप्सीज इन सर्च ऑफ मिस्टिकल विजडम। ठीक है, ये एक ऑक्सफोर्ड के विद्वान की कहानी बताता है। इसमें एक ऑक्सफोर्ड का विद्वान है, उसकी कहानी बताई जाती है जो रहस्यमय ज्ञान की तलाश में जिप्सियों के साथ रहने चला जाता है। जिप्सी मतलब घुमंतु लोग, उसके साथ रहने चला जाता है। तो ये ध्यान रखना है। सिम्बलाइजेज अर्नोल्ड्स यर्निंग ऑफ एस्केप फ्रॉम मॉडर्न रेस्टलेसनेस एंड स्पिरिचुअल इम्पिटीनेस। तो यहाँ पे ये दिखाता है, ये विद्वान इस बात का सिंबल है कि अननोन मॉडर्न जीवन की बेचैनी और जो स्पिरिचुअल यानी कि आध्यात्मिक खालीपन से दूर भागना चाहते थे। इससे यही लग रहा है कि जो विद्वान था ना, उसको ये सिंबल है कि अननोन भी ऐसा ही चाहते थे। जिस तरह विद्वान रहस्यमय की तलाश में चला जाता है, तो इससे सिंबलाइज है कि अननोन भी शायद इस तरह मॉडर्न जीवन की बेचैनी और आध्यात्मिक खालीपन से दूर भागना चाहते थे। द पोएम आइडियलाइज द स्कॉलर जिप्सी एज अ टाइमलेस सिंबल ऑफ फेथ, पर्पस एंड इमेजिनेशन। तो पोएम में स्कॉलर जिप्सी को आस्था, उद्देश्य और कल्पना का एक शाश्वत प्रतीक के रूप में दिखाया गया है। नेक्स्ट पे आएंगे, नेक्स्ट इनका मेजर वर्क है थायरिसिस। ये आया था 1867 में। डोवर बीच भी इसी टाइम पे आया था, तो दोनों याद रखना है। डोवर बीच जो था ना, ये जो इनकी पोयम थी ये भी 1867 में ही आई है और थायरिसिस भी 1867 में आई है। डोवर बीच एक एलिजी की तरह पोयम थी, ऐसा मैंने नहीं कहा कि ये एक एलिजी है, एलिजी की तरह ही है एक पोयम। और थायरिसिस क्या है, एक पेस्टोरल एलिजी है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अ पेस्टोरल एलिजी रिटन ऑन द डेथ ऑफ आर्थर ह्यू क्लू, अर्नोल्ड क्लोज फ्रेंड। तो ये एक पेस्टोरल एलिजी है जिसे अर्नोल्ड ने अपने सबसे करीबी दोस्त आर्थर ह्यू क्लू की डेथ पर लिखा था। ठीक है, ध्यान रखना। सेलिब्रेट्स क्लू इंटेग्रिटी एंड मॉन्स हिज अर्ली डेथ। ये पोयम जो है ये क्लू की ईमानदारी का जश्न मनाती है और उसकी अनटाइमली डेथ पर शोक व्यक्त करती है। अनटाइमली डेथ होती है इनकी भी। तो ब्लेंड्स पर्सनल ग्रीफ विद ब्यूटीफुल नेचुरल इमेजरी ऑफ ऑक्सफोर्ड्स कंट्री साइड। तो ये ध्यान रखना है, इसमें पर्सनल दुख के साथ साथ ऑक्सफोर्ड का जो ग्रामीण इलाका है उसके जो सुंदर नेचुरल इमेजेस हैं उसका भी कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। ठीक है, अब ये ध्यान रखना है। कंसिडर्ड अर्नोल्ड्स कंपेनियन पोएम टू द स्कॉलर जिप्सी। तो ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, और ऐसा माना जाता है ये अर्नोल्ड की कंपेनियन पोएम है टू द स्कॉलर जिप्सी। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पे आ जाएगा इनका कल्चर एंड अनार्की, जिसकी वजह से यही कल्चर एंड अनार्की की वजह से ही इनको वो टाइटल मिला था, है ना। वो कौन सा टाइटल था, एपोस्टल ऑफ कल्चर, है ना। 1869 में आया था ये। अर्नोल्ड मोस्ट फेमस प्रोज वर्क है, ये इनका प्रोज वर्क है, मोस्ट फेमस प्रोज वर्क है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, डिफाइन कल्चर एज द परसूट ऑफ अवर टोटल परफेक्शन बाय मीन्स ऑफ गेटिंग टू नो द बेस्ट विच हैज़ बीन थॉट एंड सेड इन द वर्ल्ड।
ठीक है, तो इसमें इन्होंने ये बात कही है, इन्होंने कल्चर को इस रूप में डिफ़ाइन किया है इसमें कि कल्चर यानी कि संस्कृति, इन्होंने संस्कृति को परिभाषित करते हुए कहा है कि संस्कृति क्या है, इसकी परिभाषा बताई है। दुनिया में अब तक सोची और कही गई सबसे अच्छी बातों को जानकर अपनी संपूर्णता की खोज करना, ये इन्होंने बताया है। ठीक है, तो कल्चर एंड अनार्की में इन्होंने क्रिटिसाइज भी किया है। ये समाज के 3 क्लासेस की आलोचना करते हैं, 3 वर्गों की आलोचना करते हैं। सबसे पहले किसकी करते हैं? फिलिस्टीन्स की। फिलिस्टीन मतलब जिन्हें हम मिडिल क्लास कहते हैं। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये ध्यान रखना है इसको। मतलब इस कल्चर एंड अनार्की में जो 1869 में आया था, इनका प्रोज वर्क है और इसमें ये समाज के 3 क्लासेस, 3 वर्गों की आलोचना करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। सबसे पहले फिलिस्टीन। फिलिस्टीन्स किसे कहा जाता है? मिडिल क्लास को कहा जाता है, यानी कि मध्यम वर्ग जो सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं। जो मिडिल क्लास के हैं वो लोग क्या करते हैं? सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं। इनकी भी आलोचना इन्होंने किया है। दूसरा है बारबेरियंस। बारबेरियंस किसे कहा जाता है? तो अरिस्टोक्रेसी को कहा जाता है, यानी कि जो अरिस्टोक्रेटिक वर्ग के जो लोग हैं जो सिर्फ दिखावा करते थे, इनकी भी आलोचना इन्होंने की है। तीसरा है पॉपुलेस। पॉपुलेस यानी कि पॉपुलेस मतलब आम जनता, इनकी भी इन्होंने क्या किया है? इसमें इन्होंने आलोचना किया है। एंड एडवोकेट्स ऑफ फॉर स्वीटनेस एंड लाइटनिंग, यानी कि हार्मोनी, ब्यूटी एंड इंटेलिजेंस, और वे स्वीटनेस एंड लाइट यानी कि सुंदरता और ज्ञान के संतुलन की भी वकालत करते हैं इसमें, ये ध्यान रखना है। ठीक है, एंड हिम द टाइटल एपोस्टल ऑफ कल्चर। और इसको यही इसी बुक की वजह से जब ये आई ना, कल्चर एनार्की, ये इनका प्रोज वर्क आया ना, जैसे ही पब्लिश हुआ और इसी की वजह से इनको ना एक टाइटल मिला, इन्होंने एक टाइटल कमा लिया, अपोस्टल ऑफ कल्चर। इसी बुक की वजह से इन्हें अपोस्टल ऑफ कल्चर का एक खिताब भी मिला, ये ध्यान रखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये, ठीक है। और ये तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, फिलिस्तीन, बारबेरियंस एंड पॉपुलेस। और फिलिस्तीन को मिडिल क्लास कहा जाता है, बारबेरियंस अरिस्टोक्रेसी, पॉपुलेस किसे कहा जाता है? जो आम जनता है, ठीक है, कॉमन पीपल हैं जो, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये था इनका मेजर वर्क। हमने मेजर वर्क के बारे में थोड़ा सा जान लिया है। अब अर्नोल्ड का कंट्रीब्यूशन क्या था, उनका योगदान क्या था, जो कि विक्टोरियन पोएट थे, तो इनका योगदान क्या रहा लिटरेचर में, ये देख लेते हैं। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट विक्टोरियन पोएट्स, दो मोर इंड्यूरिंग एज अ क्रिटिक। तो ये विक्टोरियन पोएट के ग्रेटेस्ट पोएट में से एक माने जाते थे, लेकिन ये क्रिटिक भी थे और क्रिटिक की वजह से इनका प्रभाव और भी अस्थायी रहा, ठीक है। सॉ पोइट्री एज अ सब्सटीट्यूट फॉर रिलीजन इन एन एज ऑफ स्केप्टिसिज्म, पोइट्री इज़ एट बॉटम अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। तो इन्होंने, इनका मानना था, ठीक है, इनका मानना ये था कि संदेह के युग में, यानी कि इस डाउट के एज में जो पोइट्री है वो धर्म की जगह ले सकती है। इनका फेमस स्टेटमेंट है ये, पोइट्री इज़ एट बॉटम अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। ये फेमस स्टेटमेंट है, याद रखना बच्चा इसको, ठीक है। ये फेमस स्टेटमेंट याद रखना जो उन्होंने बताया है, यानी कि पोइट्री जो मूल रूप से जीवन की आलोचना है, ठीक है। एडवोकेट्स फॉर लिटरेरी क्रिटिसिज्म एज वे टू गाइड मॉरल एंड कल्चर प्रोग्रेस टू नो द बेस्ट दैट हैज़ बीन थॉट एंड सेड इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो इन्होंने लिटरेरी क्रिटिसिज्म को नैतिक और सांस्कृतिक प्रगति का मार्गदर्शन करने का एक तरीका भी बताया है। इनका लक्ष्य ये था कि दुनिया में सोची और कही गई सबसे अच्छी बातों को जानना, ठीक है। बैलेंस क्लासिकल रिस्ट्रेंट एंड रोमांटिक मेलनकली प्रोड्यूसिंग पोएम्स ऑफ इंटेलेक्चुअल डेप्थ एंड इमोशनल रिसोनेंस। तो ये याद रखना, इन्होंने अपनी पोइट्री में ना जो क्लासिकल रिस्ट्रेंट था, यानी कि जो क्लासिकल अनुशासन था, और जो रोमांटिक उदासी का एक सुंदर संतुलन बनाया है। यानी कि इनकी पोइट्री में हमें दोनों देखने को मिलता है, रोमांटिक मेलनकली भी देखने को मिलता है, क्लासिकल रिस्ट्रेंट, दोनों का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, ठीक है। जिससे इनकी जो पोइट्री है, इनकी जो रचनाओं में एक बौद्धिक गहराई देखने को मिलती है, इंटेलेक्चुअल डेप्थ देखने को मिलता है, और इमोशनल रिसोनेंस यानी कि एक भावनात्मक रेसोनेंस, एक गूंज दोनों मिलती है। यानी कि इंटेलेक्चुअल डेप्थ और इमोशनल रेसोनेंस दोनों का कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो लेगेसी की अगर हम बात करें, इन्होंने कमाया क्या, आज अर्नोल्ड को किस रूप में जाना जाता है, क्या इन्होंने कमाया, इनकी विरासत क्या थी। तो रिमेंबर्ड एज बोथ अ पोएट ऑफ मेलनकली ब्यूटी, डोवर बीच, द स्कॉलर जिप्सी, एंड एज अ फाउंडिंग फिगर ऑफ मॉडर्न क्रिटिसिज्म, एसेंट क्रिटिसिज्म, कल्चर एंड अनार्की। तो ये ध्यान रखना है, इन्हें एक ऐसे पोएट के रूप में, आज के टाइम पे इन्हें ऐसे पोएट के रूप में याद किया जाता है जिनकी पोइट्री में उदास सुंदरता है, लाइक डोवर बीच। साथ ही मॉडर्न क्रिटिसिज्म के संस्थापक के रूप में भी इन्हें जाना जाता है, ठीक है। मॉडर्न क्रिटिसिज्म के एक फाउंडिंग फिगर के रूप में भी इन्हें जाना जाता है, ये ध्यान रखना है,
ठीक है, जैसे कि कल्चर एंड अनार्की, एसे इन क्रिटिसिज्म। हिज इन्फ्लुएंस कैन बी ट्रेस्ड इन मॉडर्न लिटरेरी थ्योरी, कल्चर स्टडीज एंड एजुकेशन। इनका प्रभाव आज भी मॉडर्न लिटरेरी थ्योरी, कल्चर और कल्चर स्टडीज़ एंड एजुकेशन में भी देखा जा सकता है। इनका प्रभाव आज भी हमें देखने को मिलता है। कहाँ कहाँ पे? मॉडर्न लिटरेरी थ्योरी में भी देखने को मिलता है, कल्चर स्टडीज़ में, ठीक है, जो सांस्कृतिक अध्ययन है उसमें भी देखने को मिलता है, शिक्षा में भी देखने को मिलता है इनका प्रभाव। स्टैंड अलॉन्गसाइड टेनिसन एंड ब्राउनिंग एज वन ऑफ द 3 सेंट्रल फिगर ऑफ विक्टोरियन पोएट। तो अगर विक्टोरियन पोएट की अगर हम बात करें तो 3 स्तंभ माने जाते हैं। वो 3 स्तंभ कौन कौन से हैं? टेनिसन है, ब्राउनिंग है, इनके साथ साथ विक्टोरियन पोएट्री की 3 सेंट्रल स्तंभ में से एक माना जाता है इनको भी, मैथ्यू आर्नोल्ड को भी, टेनिसन और ब्राउनिंग के साथ साथ। ठीक है, ये था इनका पूरा जो भी क्या बोलते हैं बायोग्राफिकल मेजर वर्क्स। इस तरह हम पढ़ेंगे तब होगा ना सिलेक्शन आपके एलटी में। मैं पढ़ा तो पूरी मेहनत से रही हूँ, अब आप इसको कैसे ले रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, वो आपके ऊपर है। ठीक है, इसको मैंने पढ़ा तो रही हूँ, इस थ्योरी पढ़ा रही हूँ, समझा के पढ़ा रही हूँ, हिंदी में पूरा पढ़ा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि पूरा इंग्लिश में बोल रही हूँ या इंग्लिश में ही ये सब कुछ मैं समझा रही हूँ, तो हिंदी में। अब आप इसको कैसे पढ़ रहे हो, कैसे समझ रहे हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो नोट्स वगैरह बनाते चलिए, और जितना नोट्स बनाएंगे उतना ही है, उतना सही है। पीडीएफ के पीछे ना भागिए। वैसे मैं पीडीएफ सारी प्रोवाइड करती हूँ, टेलीग्राम पे सारी पीडीएफ देती हूँ, लेकिन मेरा पर्सनल मानना है कि अगर आप नोट्स बनाते हो तो ज़्यादा बेटर है ज़्यादा देन पीडीएफ। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, पीडीएफ पे उतना पीडीएफ के पीछे नहीं भागना चाहिए, अपने पर्सनल नोट्स बनाने चाहिए, लिखने चाहिए, वो ज़्यादा सही है। ठीक है, तो अब देखते हैं डोवर बीच पे हम आ गए हैं। ठीक है, यहाँ से पोएम स्टार्ट है, ज़्यादा बड़ी पोएम नहीं है, इसी वजह से मैंने ले लिया, बस इतनी ही बड़ी पोएम है। ये स्ट्रेंजा, बस इतनी ही बड़ी पोएम थी, इसलिए मैंने सोचा कि इसमें थोड़ा सा मैथ्यू आर्नोल्ड का जो भी बायोग्राफिकल जानकारी है, नॉलेज वाला, वो सब हम इसमें पढ़ लेंगे। ठीक है, तो पढ़ते रहो इसको और नोट्स बनाते रहो। जितना नोट्स बनाओगे आपके मेंस के लिए काम आएगा और आपकी राइटिंग भी सही होगी। देखिए, नोट्स बनाने के कई फ़ायदे हैं। एक तो आप नोट्स बनाओगे, दूसरा आपके दिमाग में रहेगा वो चीज़ें, लिख रहे हो दिमाग में रहेगा भी चीज़ें। तीसरा, आप मेंस एग्ज़ाम दोगे तो वहाँ पे आप राइटिंग करोगे, तो तीसरा आपकी राइटिंग भी सही होगी। चौथा, आपकी लिखने की जो अगर हैबिट बनी रही तो वहाँ पे भी आपको दिक्कत नहीं होगी। आप जितने टाइम पे यहाँ लिखते हो, लिखने की हैबिट हो जाएगी, आप लिख ले जाओगे। तो काफ़ी फ़ायदे हैं अपने नोट्स बनाने के। और नोट्स बना रहे हो तो आपके दिमाग में आप देख रहे हो, लिख रहे हो, दिमाग में वो होता जा रहा है, सेटअप होती जाती है चीज़ें। ठीक है, तो इसलिए नोट्स बनाने के चक्कर में ज़्यादा रहो कि नोट्स कैसे बनाया जाए। ठीक है, पीडीएफ मैं दे देती हूँ, तो पीडीएफ से भी आप अपना नोट्स बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि पीडीएफ मोबाइल में रख के क्या करोगे, या फिर उसको प्रिंट करवा के क्या करोगे। प्रिंट करवा के कोई फ़ायदा नहीं है, आप पढ़ रहे हो कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आप उसको लिखोगे नहीं, अपने नोट्स नहीं बनाओगे। पीडीएफ ले लिया, प्रिंट करवा लिया, तब भी आप नोट्स बनाते रहो। मेरा कहने का मतलब ये है, नोट्स पे ज़्यादा ध्यान दो। ठीक है, राइट डाउन किया करो बस। तो डोवर बीच जो है ये पब्लिश्ड न्यू पोएम्स 1867 में, यानी कि न्यू पोएम्स जो इनका कलेक्शन था, ठीक है, उसमें ये आई डोवर बीच 1867 में, याद रखना है। ठीक है, एंड 1867 में और क्या चीज़ इनकी आई थी, थायरिसिस आई थी, तो वो भी याद रखना है। ठीक है, जहाँ पे ये डेट वगैरह ये सेम मिले ना, तो वहाँ पे आपने याद करके चलना है। थायरिसिस भी आई थी 1867 में, 1867 में, और आई थिंक मुझे जहाँ तक लग रहा है गोल्सवर्दी का जन्म भी 1867 में ही हुआ है। ठीक है, अगर मैं भूल नहीं रही हूँ। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन जान लेते हैं इस पोएम की। मैथ्यू आर्नोल्ड्स डोवर बीच is one of the most famous poem of the Victorian age, written around 1851 during Arnold's honeymoon in Dover, overlooking the English Channel. The poem reflects the spiritual crisis of the 19th century. अब देखिए, ये पोएम लिखी कब गई है। मैथ्यू आर्नोल्ड की ये जो पोएम है डोवर बीच, ये विक्टोरियन एज की सबसे फेमस पोइट्री में से एक है, सबसे फेमस पोएम में से एक है। माना जाता है ये जो पोएम है ये 1851 के आसपास लिखा गया है, कंपोज किया गया है, ये ध्यान रखना है। कब? जब आर्नोल्ड अपने हनीमून पर डोवर गए थे। डोवर मतलब इंग्लैंड का एक समुद्र तट है, वहाँ पर ये गए थे अपने हनीमून पर।
और ये पोयम ना 19th सेंचुरी की जो स्पिरिचुअल क्राइसिस है उसको दिखाती है, यानी कि जो आध्यात्मिक संकट है, धर्म में आस्था कम हो रही है, उस पर ये एक विलाप है, एक शोक व्यक्त है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। कंटेक्स्ट की अगर हम बात करेंगे तो विक्टोरियन पीरियड वाज शेकन बाय साइंटिफिक डिस्कवरीज, स्पेशली चार्ल्स डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन विच अंडरमाइंड ट्रेडिशनल। कंटेक्स्ट की अगर हम बात करें तो विक्टोरियन पीरियड में नए नए वैज्ञानिक आविष्कार हो रहे थे उस समय, स्पेशली चार्ल्स डार्विन का जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ने लोगों के पारंपरिक ईसाई धर्म और ईश्वर पर विश्वास को हिला दिया था। यानी कि विज्ञान ने अपना जन्म ले लिया था और नए नए वैज्ञानिक भी आविष्कार हो रहे थे, स्पेशली चार्ल्स डार्विन का या थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन आ गया था, जिसके कारण लोगों का जो ईसाई धर्म पर इस विश्वास था, जो ईश्वर पर विश्वास था, वो थोड़ा सा हिल रहा था। यानी कि उनका जो विश्वास है वो डगमगा रहा था, क्योंकि साइंस ने जगह ले ली थी। ठीक है, तो इनको थोड़ा सा क्या था कि दिक्कत फील हो रही थी, भाई क्यों इंसान अपना आस्था क्यों ख़त्म कर रहा है धर्म पर। ठीक है, तो इसी पर इन्होंने शोक व्यक्त किया है इसी डोवर बीच में। अब टोन की अगर हम बात करें, अ डीपली मेलनकॉलिक एंड फिलोसफिक एलिजी। ठीक है, अगर हम टोन की बात करें तो कविता का जो लहजा है वो बहुत ही उदासी भरा है और बहुत ही दार्शनिक है। आप देखोगे ना, कविता एकदम उदासी से शुरू हुआ है। टोन की अगर हम बात करें, डीपली मेलनकॉलिक एंड फिलोसफिक एलिजी है, तो ये ध्यान रखना है कि कविता का जो लहजा है, यानी कि पोएम का जो लहजा बहुत उदासी भरा है और दार्शनिक है, फिलोसफिक है और एक एलिजी की तरह है। ये एलिजी नहीं है, एलिजी की तरह है, शोक गीत की तरह है, लेकिन ये किसी पर्सन के लिए नहीं है, बट लॉस ऑफ रिलीजियस सर्टेनिटी के लिए है। यानी कि एलजी क्या होती है, किसी पर्सन के लॉस के लिए होती है ना, किसी कोई पर्सन को लॉस कर दिया यानी कि खो दिया, उसके लिए होती है ना, विलाप करते हैं, शोक करते हैं। लेकिन इसमें क्या है, इसमें रिलीजियस सर्टेनिटी यानी कि धार्मिक जो विश्वास है, जो सर्टेनिटी है, उसको खो जाने के लिए अर्नोल्ड साहब क्या कर रहे हैं, इसमें विलाप कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी एक तरह की एलजी की तरह ही है, ध्यान रखना है। थीम क्या है कि विद फेथ रिट्रीटिंग लाइक द एबिंग टाइड, अर्नोल्ड इंसिस्ट द ओनली पर्सनल लव एंड फिडेलिटी कैन प्रोवाइड स्टेबिलिटी इन अ कन्फ्यूजिंग क्योटिक वर्ल्ड। पोएट्री का इस पोएम का मुख्य थीम ये है कि आस्था क्या है, फेथ है। मुख्य थीम यही है, फेथ है, यानी कि समुद्र की जो घटती लहरों की तरह पीछे हटना। उसी तरह जिस तरह समुद्र की जो लहर है, पहले तो लहरें खूब ऊपर तक जाती हैं, लेकिन अब लहरें क्या हो रही हैं, घट रही हैं। तो इसका रीज़न ये है, तो वहाँ से कंपैरिजन इन्होंने विक्टोरियन एज के जो इंसान है, इंसानों की जो इंसान की आस्था है, विश्वास है किसमें, भगवान में, ईश्वर में, धर्म में, वो भी कम हो रही है। इस चीज़ को इन्होंने बताया है। तो अर्नोल्ड कहते हैं कि इस उलझन भरी और अराजक दुनिया में कौन आखिर अपना है, सब चीज़ें तो कम हो रही हैं, शायद अपना जो पर्सनल प्रेम है, व्यक्तिगत प्रेम, वफादारी ही शायद कुछ है, ऐसा इन्होंने कहा है। नोट ऑफ मेलनकली की अगर हम बात करें, उदासी के भाव से ये पोएम शुरू होती है। फ्रॉम द ओपनिंग काम सी एंड मूड क्विकली शिफ्ट टू सैडनेस। कविता की शुरुआत होती है, एकदम समुद्र शांत दिखाई देता है, लेकिन माहौल बहुत जल्दी उदासी में बदल जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपने ध्यान रखना है। द साउंड ऑफ वेव्स ड्रैगिंग पेबल्स ऑन द शोर बिकम्स द इटर्नल नोट ऑफ सैडनेस। यानी कि लहरों द्वारा जो कंकड़ पत्थर को किनारे पर खींचने की जो आवाज़ है, वो क्या है, वो इटर्नल नोट ऑफ सैडनेस बन जाती है। ठीक है, जैसे लहरें होती नहीं है, लहरें जाती हैं पूरा वहाँ तक, जहाँ जैसे रेतीली ज़मीन है तो लहरें पूरा चढ़ के चली जाएंगी पूरा वहाँ रेत तक, अब पूरा कंकड़ जब वापस जाएंगी तो पूरा कंकड़ पत्थर क्या करेंगे, लेके चले जाएंगे। तो उसमें एक आवाज़ आती है, एक साउंड क्रिएट होता है, तो उस साउंड के बारे में इन्होंने बात की है। अर्नोल्ड कनेक्ट्स हिज फीलिंग टू सोफोकल्स हु लॉन्ग एगो ऑन द एजियन सी ऑल्सो फेल्ट द शेम। तो इसमें इन्होंने अर्नोल्ड ने इस भावना को उन्होंने एंशियन ग्रीक एक प्लेराइट थे जिनका नाम था सोफोकल्स, उससे जोड़ते हैं। वे कल्पना करते हैं कि बहुत समय पहले सोफोकल्स भी इसी एजियन सोफोकल्स भी एजियन सागर के तट पर इंसानी दुखों के उतार चढ़ाव में यही उदासी महसूस किए थे जो मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो आते हैं पोयम में। ये सब लाइनें हैं, ये ध्यान रखना। बाय द फाइनल स्टैंजा अर्नोल्ड मेलनकलिक बिकम्स पैसिमिज्म पर इनका जो फाइनल स्टैंजा है, यानी कि कविता की जो आखिरी हिस्से तक पहुँचते पहुँचते अर्नोल्ड की जो उदासी है वो पैसिमिज्म में बदल जाती है, यानी कि निराशावादी में बदल जाती है। इसका एक ही मतलब है कि धर्म के पतन ने, यानी कि जो रिलीजियस डिक्लाइन हो रहा है, धर्म के पतन ने दुनिया को बाहर से तो बहुत खूबसूरत छोड़ दिया, लेकिन अंदर से कोई अर्थ नहीं बचा है। ठीक है, अब पोएम पढ़ेंगे तब समझ में ये चीज़ें आएंगी। चलिए पोएम पढ़ते हैं हम। ठीक है,
पोयम को मैंने अच्छे से पढ़ा दूंगी जो कि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो डोवर बीच, यहाँ से पोयम स्टार्ट होती है। पहली लाइन जो है, द सी इज़ काम टू नाइट, ठीक है। डोवर बीच मतलब क्या होता है, डोवर का समुद्र तट, डोवर का समुद्र तट, ठीक है, ओके। अब ये याद रखना है कि ये लोग हनीमून पर गए हैं, मैथ्यू और नोल्ड, और शायद इनकी वाइफ भी गई हैं, और ये लोग हनीमून पर गए हैं। डोवर के समुद्र तट पर मैथ्यू और नोल्ड खड़े हैं और समुद्र को देख रहे हैं। फिर वो समुद्र को देख रहे हैं, जो जो चीज़ें उनको देखते समझ में आ रही है वो सारा कुछ इसमें इन्होंने क्या किया है, बयान किया है अपनी इस पोयम में, यानी कि लिखा है, ठीक है, बताया है। तो आते हैं, कहते हैं द सी इज़ काम टू नाइट, आज रात समुद्र शांत है, यानी कि पोएट रात का समय है शायद, वो समुद्र के किनारे खड़ा है और देख रहा है कि समुद्र में कोई हलचल नहीं है, वो बिल्कुल शांत है और स्थिर है। तो ये पोयम यहीं से स्टार्ट होती है। ये पोयम ना शुरुआत में ही एक शांतिपूर्ण माहौल बनाता है, यानी कि एक एटमॉस्फेयर बनाता है कि लग रहा है पोयम में कुछ तो गड़बड़ है, एक शांतिपूर्ण माहौल दिखाई दे रहा है। पोयम मैथ्यू और नोल्ड समुद्र के किनारे खड़े हैं, देख रहे हैं कि समुद्र में कोई हलचल नहीं है, जो कि समुद्र हमेशा लहरें उठती रहती हैं, बट देख रहे लहरें नहीं उठ रही हैं, कोई हलचल नहीं है, बिल्कुल शांत है और स्थिर है। तो पोयम की शुरुआत यहीं से होती है, बहुत ही शांतिपूर्ण माहौल से बनती है। फिर कहते हैं द टाइड इज़ फुल, द मून लाइज फेयर। टाइड मतलब क्या होता है, ज्वार, ठीक है। टाइड मीन्स क्या होता है, ज्वार होता है, यानी कि ज्वार पूरा है, टाइड फुल है। एंड द मून लाइज फेयर, और चाँद खूबसूरती से चमक रहा है। समुद्र में जो हाई टाइड आया हुआ है, यानी कि समुद्र में ज्वार आया हुआ है, यानी पानी का जो स्तर है वो ऊंचा है, और आसमान में चाँद साफ़ है, उसकी रोशनी बहुत सुंदर लग रही है। यानी कि ये समुंदर को देख रहे हैं, समुंदर बहुत शांत है, कोई हलचल नहीं कर रहा, लेकिन उसमें ज्वार आया हुआ है, ठीक है, यानी कि पानी का स्तर थोड़ा ऊंचा है। और आसमान की तरफ देख रहे हैं तो चाँद दिखाई दे रहा है, जो कि बिल्कुल साफ़ है, और चाँद की रोशनी किस पर पड़ रही है, चाँद की रोशनी बहुत सुंदर लग रही है, और वो रोशनी पड़ कहाँ रही है, समुंदर पे पड़ रही है, अभी बताएंगे आगे। कहते हैं अपॉन द स्ट्रेट्स, यानी कि आगे क्या कहते हैं, अपॉन द स्ट्रेट्स। स्ट्रेट्स मतलब क्या होता है, जो जल डमरू मध्य से कहा जाता है हिंदी में। अपॉन द स्ट्रेट्स यानी कि स्ट्रेट्स पर, आप इसको इंग्लिश ही पढ़ें, बस हिंदी समझ लीजिए कि जल डमरू मध्य से कहा जाता है, ठीक है। स्ट्रेट्स पर, ऑन द फ्रेंच कोस्ट द लाइट, फ्रांस के तट पर रोशनी। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो चाँद की रोशनी, वो ऊपर देख रहे हैं कि चाँद एकदम साफ़ है, उसकी रोशनी बहुत सुंदर लग रही है, और चाँद की जो रोशनी है ना वो स्ट्रेट्स यानी कि पानी, अब ये जो स्ट्रेट्स है यानी कि पानी के उस संकरे रास्ते पर पड़ रही है जो इंग्लैंड और फ्रांस को अलग करता है। यानी कि ऐसे कोई संकरा रास्ता होगा, पतला एकदम रास्ता होगा, इधर इंग्लैंड होगा और इधर फ्रांस होगा, और चाँद की जो रोशनी है वो इसी संकरे रास्ते पर पड़ रही है। इसी को कहते हैं जल डमरू मध्य, इसी को बोलते हैं स्ट्रेट्स। तो इसी स्ट्रेट्स पर ये जो चाँद की रोशनी है ना, इसी स्ट्रेट्स पर पड़ रही है। तो चाँद की जो रोशनी है इसी स्ट्रेट्स पर पड़ रही है, ये जो संकरी लाइन है इसी पर पड़ रही है। इधर भी इधर इंग्लैंड है, इधर है, ये पानी है, समुंदर है, इधर इंग्लैंड है, इधर फ्रांस है, दोनों के बीच में पड़ रही है, ठीक है। जो इंग्लैंड और फ्रांस को क्या करता है, अलग करता है यहीं से, यानी कि इंग्लिश चैनल। तो पोएट को दूर फ्रांस के समुद्र तट पर एक रोशनी दिखाई देती है, किसके, फ्रांस के समुद्र तट पर एक रोशनी दिखाई देती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। फिर आगे कहते हैं ग्लीम्स एंड इज़ गॉन। आगे क्या कहते हैं कि ग्लीम्स एंड इज़ गॉन मतलब चमकती है और फिर गायब हो जाती है। द क्लिफ्स ऑफ इंग्लैंड स्टैंड, इंग्लैंड की चट्टानें खड़ी हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि फ्रांस के तट की वह रोशनी बस एक पल के लिए आती है, यानी कि ये जो रोशनी चाँद से आ रही है फ्रांस के तट पर, बस एक पल के लिए आती है। कैसे आती है, एक पल के लिए जलती है और फिर बुझ जाती है, यानी कि एक पल के लिए होती नहीं रोशनी, आती है फिर बुझ जाती है, चली जाती है। और इसके ठीक विपरीत अगर हम देखेंगे तो यहाँ इंग्लैंड का जो किनारा है, जो इंग्लैंड का किनारा है, ये जो इंग्लैंड है, इधर फ्रांस का किनारा है और इधर इंग्लैंड का किनारा है। ठीक विपरीत अगर हम देखेंगे, इंग्लैंड के किनारे पर विशाल चट्टानें यानी कि मजबूती से अपनी जगह पर खड़ी हैं। जो विशाल चट्टानें हैं यानी कि डोवर का फेमस सफ़ेद चट्टान कहा जाता है इसे, यानी कि इंग्लैंड के किनारे पर ये सफ़ेद जो चट्टानें हैं ये अपनी जगह पर मजबूती से खड़ी हैं। ठीक है, ये बात कह रहे हैं। क्लिफ्स मतलब चट्टानें। फिर कह रहे हैं ग्लिमरिंग एंड वास्ट, आगे क्या कहते हैं, टिमटिमाती हुई और विशाल।
आउट इन द ट्रैंक्विल बे, यानी कि ट्रैंक्विल बे मतलब खाड़ी, ट्रैंक्विल मतलब शांत, तो टिमटिमाती हुई और विशाल उस शांत खाड़ी में, यानी कि ये जो चाँद की रोशनी है ना, ये चाँद की रोशनी, ये चट्टानें हल्की हल्की चमक रही हैं, यानी कि ये चाँद की रोशनी जब इस पर पड़ रही है तो ये जो चट्टानें हैं, ये जो चट्टानें हैं यहाँ पे, इस पर क्या हो रही है, चाँद की रोशनी हल्की हल्की पड़ रही है, और ये क्या है, चाँद की रोशनी ये चट्टानें पर हल्की हल्की चमक रही है, पड़ रही है, चमक रही है, और बहुत बड़ी दिख रही है, बहुत वास्ट दिख रही है। कैसी दिख रही है, बहुत बड़ी दिख रही है। और जो बे ऑफ, यानी कि जो खाड़ी है, यानी कि जो बे है, यानी कि खाड़ी का पानी भी पूरी तरह से शांत है। ठीक है, अब खाड़ी की बात कर रहे हैं कि जो खाड़ी का पानी, इसी समुद्र की बात कर रहे हैं कि खाड़ी का जो पानी है वो पूरी तरह से शांत है, यानी कि अब तक का पूरा सीन बहुत सुंदर और सुकून देने वाला है, ऐसा पोएट ने कहा। आगे कहते हैं, कम टू द विंडो स्वीट इज़ द नाइट एयर। अब वो कहते हैं कम टू द विंडो, खिड़की पर आ जाओ, स्वीट इज़ द नाइट एयर, रात की हवा कितनी प्यारी है। अब यहाँ पे जो अर्नल्ड साहब है, जो पोएट है, वो अब किसी और को, पॉसिबिलिटी है शायद अपनी पत्नी को वो खिड़की पर बुला रहे हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ये पोएम तभी लिखी गई थी जब ये अपने हनीमून पर गए थे, तो पत्नी के साथ ही गए होंगे, तो ये खिड़की से उस समंदर को तो देख रहे हैं, समंदर की सारी हरकतों को देख रहे हैं, उसके बारे में इन्होंने बता भी दिया। फिर कहते हैं, फिर अपनी पत्नी को बुला रहे हैं, शायद पत्नी ही है, किसी को बुला रहे हैं, शायद वो पत्नी है, पॉसिबिलिटी हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी हो सकता है कि उनकी पत्नी ही है। तो कहते हैं कम टू द विंडो, खिड़की पर आ जाओ, स्वीट इज़ द नाइट एयर, रात की हवा कितनी प्यारी है। अब पोएट किसी और को, संभवतः अपनी पत्नी को खिड़की पर बुला रहे हैं ताकि वो भी इस सुंदर नज़ारे को देखे। वह कहते हैं रात की हवा बहुत मीठी और ताजगी से भरी हुई है। फिर कहते हैं ओनली फ्रॉम द लॉन्ग लाइन ऑफ स्प्रे। आगे क्या कहते हैं, ओनली फ्रॉम द लॉन्ग लाइन ऑफ स्प्रे। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि बस झाग की उस लंबी कतार से, यानी कि ओनली फ्रॉम द लॉन्ग लाइन ऑफ स्प्रे, बस झाग की उस लंबी कतार से, वेयर द सी मीट्स द मून बैलेंस्ड लैंड। कहते हैं बस झाग की उस लंबी कतार से जहाँ समुद्र चाँद की रोशनी में नहाई हुई ज़मीन से मिलता है। मतलब वो उसको बुला रहे हैं, अपनी पत्नी को शायद बुला रहे हैं कि आ जाओ विंडो पर, रात बहुत अच्छी है, रात की हवा कितनी प्यारी है, कितनी ताजगी है। फिर कहते हैं सिवाय किस चीज़ के, जो यहाँ से पोइट्री का जो माहौल है वो बदलना शुरू हो जाता है। यहाँ पे मैथ्यू अर्नोल्ड क्या करते हैं, अपनी पोइट्री का माहौल बदलना शुरू कर देते हैं। कहते हैं इस शांति के बीच केवल एक जगह से कुछ अलग हो रहा है, यानी कि सब जगह शांति है, रात बहुत अच्छी है, लेकिन एक जगह कुछ अलग हो रहा है। वो क्या हो रहा है, वह जगह है समुद्र का किनारा। ठीक है, वो जगह क्या है, समुद्र का किनारा, जहाँ लहरों का जो झाग है, स्प्रे मतलब होता है जो लहरों का जो झाग होता है, जैसे लहर नहीं उठती है, काफ़ी झाग जैसा लगता है जब लहरें उठती हैं एक साथ, तो कितना झाग जैसा लगता है, उसी को बोला गया है यहाँ पे झाग। ठीक है, यानी कि जहाँ लहरों का जो झाग है एक लंबी लाइन बनाता है, जैसे जब एक साथ लहरें उठती हैं तो एक लंबी लाइन नहीं बनाता है झाग के साथ। और ज़मीन चाँद की रोशनी में सफ़ेद दिख रही है। ज़मीन जो है, जो वहाँ की जो ज़मीनें हैं, समुद्र तट की जो ज़मीनें हैं, वो चाँद की रोशनी में कैसी दिख रही हैं, सफ़ेद दिख रही हैं, मून बैलेंस दिख रही हैं। ठीक है, आगे क्या कहते हैं, लिसन यू हियर द ग्रेटिंग रोर। फिर कहते हैं सुनो, तुम्हें वो कर्कश दहाड़े सुनाई दे रही हैं। फिर कह रहे हैं यहाँ पे कि सुनो कहकर पोएट हमारा ध्यान एक आवाज़ की तरफ खींचते हैं, कि शायद उन्हें कोई आवाज़ सुनाई दे रही है। तो अपने उस प्रिय से, कि जिससे जो भी पर्सन से वो बात कर रहे हैं, कह रहे हैं सुनो, क्या तुम्हें कोई आवाज़ सुनाई दे रही है। यह कोई मधुर आवाज़ नहीं है, बल्कि एक क्या है, एक ग्रेटिंग रोर है। ग्रेटिंग रोर मतलब क्या होता है, कानों की चुभने वाली, खुरदुरी और परेशान करने वाली जो आवाज़ होती है, दहाड़ होती है, उसको बोल रहे हैं। ये जो आवाज़ सुनाई दे रही है ना, बहुत ही कानों को चुभ रही है ये आवाज़। और ये शांत दृश्य के बिल्कुल विपरीत है, जहाँ एक शांत सीन दिखाई दे रहा है समुद्र का, लेकिन ये जो आवाज़ बार बार आ रही है ये कानों को चुभ रही है, ऐसा इन्होंने कहा। फिर कह रहे हैं और पेबल्स विच द वेव्स ड्रॉ बैक एंड फिलिंग। फिर कह रहे हैं उन कंकड़ों की जिन्हें लहरें पीछे खींचती हैं और फिर फेंकती हैं। यानी कि ये जो आवाज़ आ रही है, ये कर्कश आवाज़ समुद्र के किनारे पड़े छोटे छोटे गोले पत्थर से आ रही हैं, पेबल्स से आ रही है। पेबल्स मतलब पत्थर, छोटे छोटे जो गोल पत्थर नहीं होते हैं, वहाँ से आ रही है। समुद्र की लहरें पहले उन कंकड़ों को अपने साथ पीछे खींचती है और फिर और क्या करती है, एट दियर रिटर्न अप द हाई स्ट्रैंड, और अपने लौटने पर ऊंचे किनारे पर, यानी कि जब वही लहरें वापस आती हैं तो उन कंकड़ों को जोर से ऊंचे किनारे पर पटकती हैं या फेंकती हैं, तब ये आवाज़ आ रही है। यानी कि जब लहरें उठती हैं आती हैं इस कंकड़ पर, यहाँ तक लहरें आती हैं, फिर जब आती हैं, फिर जब जाती हैं तो कंकड़ को लेके जाती हैं ना,
और लेके जाती हैं तो कहीं ऐसी जगह छोड़ देती हैं, लहरें चली जाती हैं। तो जब कंकड़ जाता है जो फिर वो जो पटकती हैं, यानी कि जब आवाज़, तो उसी की आवाज़ आ रही है जो बहुत ही कर्कश हमें साउंड लग रही है। यहाँ पे इन्होंने उस साउंड के बारे में बात कर दिया कि ये जो साउंड आ रही है, ये जो कर्कश साउंड हमको सुनाई दे रहा है, ये कहाँ से आ रही है। लहरें उन कंकड़ों पर पड़ रही हैं, उन पेबल्स पे पड़ रही हैं और टकरा रही हैं। ठीक है, ये ध्यान कर रहे हैं, टकरा रही हैं। और जब लहरें आती हैं उन कंकड़ों पर पड़ती हैं, अपने साथ लेके जाती हैं। और जब लहरें वापस जाती हैं तो उन कंकड़ों को ज़ोर से किसी किनारे पर पटकती हैं, फेंकती हैं, तब ये आवाज़ आ रही है। ठीक है, फिर आगे कहते हैं बिगिन एंड सीज देन अगेन बिगिन, मतलब शुरू होती हैं। बिगिन मतलब शुरू होती हैं, एंड सीज रुकती हैं, एंड देन अगेन बिगिन और फिर से शुरू हो जाती हैं। मतलब कंकड़ों के टकराने की ये जो प्रक्रिया है, ये जो प्रोसेस है, ये लगातार चल रही है। जितनी बार लहरें आएंगी उतनी बार ये टकराएंगे, है ना। तो ये जो प्रोसेस है ये लगातार चल रहा है। आवाज़ एक पल के लिए आती है, फिर रुकती है, फिर से शुरू हो जाती है। और ये एक क्या है, अंतहीन चक्र है। इसी तरह चलता रहेगा। लहरें आएंगी, पत्थर पे पेबल्स पे टकराएंगी, फिर जाएंगी तो फिर से आवाज़ आएंगी, है ना। ये बात कह रहे हैं, यानी कि उसी लहरों के, उसी समुद्र के बारे में ही बता रहे हैं। फिर आगे आ जाते हैं हम। आगे क्या कहते हैं, द इटर्नल नोट ऑफ सैडनेस इन, यहाँ तक हो गया था ना। बिगिन विद ट्रिम्युलस कैडेंस स्लो एंड ब्रिंग, मैंने भी बताया इसका कि हाँ यहाँ तक हो गया था। फिर कह रहे हैं विद ट्रिम्युलस कैडेंस स्लो एंड ब्रिंग, यानी कि काँपती हुई धीमी लय के साथ और लाती है। मतलब इस आवाज़ में एक धीमी, एक काँपती हुई रिदम भी है। ये किसी दुख भरे संगीत की तरह लगती है। यानी कि जब लहरें आती हैं, पत्थर पे टकराती हैं, फिर उसको लेके जाती हैं, कहीं पटकती हैं, तो आवाज़ जो आ रही है, तो इस आवाज़ में ना एक रिदम सा है, एक लय बन रहा है। और ये लय मुझे कैसा लग रहा है, किसी दुख भरे संगीत की तरह लग रहा है। और ये लय अपने साथ कुछ लेकर आती है, ऐसा ये कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं द इटर्नल नोट ऑफ सैडनेस इन, उदासी का शाश्वत संगीत। मतलब लास्ट में पोएट क्या कहते हैं, पोएट इस आवाज़ का असली मतलब बताते हैं। ये जो आवाज़ है, लहरों से टकरा रही है पत्थर, फिर लेके जाते हैं, पटकते, जो आवाज़ आ रही है, इस आवाज़ का असली मतलब ये है, ये सिर्फ कंकड़ों की आवाज़ नहीं है, बल्कि ये उदासी का शाश्वत संगीत है। यानी ये दुनिया में हमेशा से मौजूद, जो दुनिया में दुख है, निराशा है, तकलीफ़ की आवाज़ है। अब इन्होंने उस आवाज़ को कहाँ से जोड़ दिया, दुनिया में जो दुख है, जो निराशा है, जो तकलीफ़ है, उसकी आवाज़ से जोड़ दिया। तो इस लाइन में पोयम का पूरा माहौल, बाहरी जो सुंदरता है, उससे हटकर गहरी आंतरिक उदासी की ओर चला जाता है यहीं से। मतलब अभी तक वो समुद्र के बारे में बता रहे थे, समुद्र के बारे में बता रहे थे, उसकी सुंदरता के बारे में बता रहे थे, लेकिन अचानक ही मैथ्यू आर्नोल्ड क्या करते हैं, अपनी इस चीज़ को मोड़ देते हैं। कहाँ पे चले आते हैं, एक आंतरिक गहराई, एक आंतरिक उदासी की ओर चले आते हैं। यानी कि उस आवाज़ को ये क्या करते हैं, एक इंसान, मतलब इंसान दुनिया में जो दुख है, जो निराशा, जो तकलीफ़ है, उसकी आवाज़ बता देते हैं कि ये उसकी आवाज़ है। ठीक है, अब आगे आते हैं। आगे क्या कहते हैं, यहाँ पे ध्यान रखना है आपने। यहाँ तक हो गया ना, यहाँ तक। अब यहाँ पे ध्यान रखना, मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ कि 15 से लेके 20 लाइंस तक इन्होंने किसके बारे में बात की है, इन्होंने सोफोकल्स और इंसानी दुख के बारे में बात किया है, 15 से लेके 20 लाइंस तक। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। सोफोकल्स लॉन्ग एगो heard it on the Aegean and it brought into his mind the turbid ebb and flow of human misery। ठीक है, यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं, अगली लाइन में, यहाँ से 15 से लेके 20 लाइन में ये सोफोकल्स के बारे में ही बात करेंगे। कह रहे हैं सोफोकल्स लॉन्ग एगो। अब यहाँ पे ये बताने लगे, मतलब समझाने लगे कि ये जो लाइनें हैं, ये किसकी लाइनें हैं, मतलब ये जो आवाज़ आ रही है, ये किसकी आवाज़ है, ये किसी कंकड़ पत्थर की आवाज़ नहीं है, बल्कि ये उदासी की आवाज़ है। यानी कि दुनिया में हमेशा से दुख, निराशा, तकलीफ़ की आवाज़ है। तो फिर यहाँ से एक कहानी ये सुनाने लग जाते हैं। कहानी क्या, एक बात बताने लग जाते हैं। कहते हैं सोफोकल्स लॉन्ग एगो, यानी कि बहुत समय पहले सोफोकल्स ने हर्ड इट ऑन द ईजियन, ठीक है, एंड इट ब्रॉट, यानी कि इसे ईजियन सागर पर सुना था, और इसने इनटू हिज माइंड द टर्बिड एब एंड फ्लो, उनके मन में इंसानी दुखों का, ऑफ ह्यूमन माइजरी, उनके मन में इंसानी दुखों का गंदा उतार चढ़ाव ला दिया था। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बताया, पोएट कहते हैं, मैथ्यू आर्नोल्ड कहते हैं, ये उदासी भरी जो आवाज़ है, जो कंकड़ों से आ रही है, सिर्फ उसे ही नहीं सुनाई दे रही है, अपने आप को कह रहे सिर्फ मुझे ही नहीं सुनाई दे रही है, ये जो उदासी भरी आवाज़ है कंकड़ों से आ रही है, सिर्फ मुझे नहीं सुनाई दे रही है। बहुत समय पहले ग्रीक के एक महान प्लेराइट थे जिनका नाम था सोफोकल्स, उन्होंने भी
जब वो ईजियन सागर के किनारे ऐसी आवाज़ सुने थे, जब वो भी ईजियन सागर के किनारे खड़े थे तो उन्होंने भी ऐसी आवाज़ सुनी थी, और उस आवाज़ को सुनकर उनके मन में भी यही ख्याल आया था कि इंसानों के दुख भी समुद्र के इन टर्बिड लहरों की तरह ही है। ठीक है, ये ध्यान रखना, टर्बिड मतलब लहरें। तो जब जैसे वो जो सोफोकल्स थे वो भी ईजियन सागर पर खड़े थे, उन्होंने भी ये आवाज़ सुनी थी, और उस आवाज़ को सुनकर उनके मन में भी यही ख्याल आया था, जैसे मेरे मन में भी आया है। उनके मन में भी यही ख्याल है कि इंसानों के दुख भी समुद्र के इन टर्बिड लहरों की तरह हैं, इन टर्बिड की तरह हैं, इन लहरों की तरह हैं, जो कभी आते हैं एब, जो कभी आते हैं और कभी जाते हैं, कभी ख़त्म नहीं होते हैं। इंसान के दुख भी उसी तरह हैं, जिस तरह एक लहरें होती हैं, समुद्र की जो लहरें आती हैं, कंकड़ से टकराती हैं फिर चली जाती हैं, उसे इंसान के दुख भी हैं, कभी आते हैं कभी जाते हैं और कभी तो ख़त्म ही नहीं होते हैं। तो इस तरह इन्होंने इंसानी दुख को ले आया, वहाँ लहरों की तुलना इन्होंने इंसानी दुख से कर दिया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। सोफोकल्स की इन्होंने बात कर ली। फिर आगे कह रहे हैं, वी फाइंड ऑल्सो इन द साउंड अ थॉट हियरिंग इट बाई दिस डिस्टेंट नॉर्दर्न शी। फिर कहते हैं हम भी, वी फाइंड ऑल्सो इन साउंड इन थॉट, हम भी इस आवाज़ में एक थॉट पाते हैं। क्या पाते हैं? हियरिंग इट बाई हिज डिस्टेंट नॉर्दर्न शी, इसे इस दूर के उत्तरी समुद्र के किनारे सुनते हैं। तो पोएट यहाँ पे क्या कह रहे हैं? पोएट कहते हैं ठीक उसी तरह जैसे इन्होंने भी सोफोकल्स के बारे में बताया, फिर अपने पे आ गए, कह रहे हैं ठीक उसी तरह मैं भी, यानी कि मैं और तुम जो भी है उनके साथ, उनकी वाइफ भी हो सकती है, यानी कि हम, यानी कि मैं और तुम भी इस दूर दराज के समुद्री तट यानी कि इंग्लैंड के तट पर वही आवाज़ सुन रहे हैं हम लोग भी। जिस तरह सोफोकल्स ने ईजियन सागर के तट पर आवाज़ सुनी थी, उनको भी यही फील हुआ था आवाज़ सुन के, उसी तरह हम लोग भी इंग्लैंड के इस तट पर हैं, समुद्र के तट पर हैं, और हम भी वही आवाज़ें सुन रहे हैं, और हमारे मन में भी वही गहरी उदास सोच पैदा हो रही है। ठीक है, इसके जरिए पोएट ये बताना चाह रहे हैं कि समय और जगह बदलने के बाद भी इंसानी दुख और निराशा का एहसास एक जैसा ही होता है। चाहे आप समय बदल दो, चाहे समय बदल दो या जगह बदल दो, लेकिन इंसानी दुख और निराशा वो हमेशा बनी रहेगी, ऐसा इन्होंने कहा इसमें। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये सेकेंड पार्ट स्टार्ट हो गया है। सेकेंड यहाँ पे इन्होंने क्या बताया है? द सी ऑफ फेथ के बारे में, यानी कि आस्था का सागर। यहाँ पे इन्होंने कंपैरिजन करने लग जाते हैं, मेटाफर। अभी बताऊंगी कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। तो इस लाइन में यानी कि 21 से लेके 28 लाइन में ये आस्था का सागर बताएंगे, इसके बारे में बात करेंगे। तो कहते हैं द सी ऑफ फेथ वॉज वंस टू एट द फुल एंड राउंड अर्थ शोर ले लाइक द फोल्ड्स ऑफ अ ब्राइट ग्रिडल फ्लड। ठीक है, यहाँ तक देख लेते हैं। कहते हैं द सी ऑफ फेथ, ठीक है, द सी ऑफ फेथ यानी कि आस्था का सागर। वी वंस टू एट द फुल, कभी वह भी पूरा भरा हुआ था, एंड राउंड अर्थ शोर, ठीक है, और पृथ्वी के तट के चारों ओर, ले लाइक द फोल्ड्स ऑफ ब्राइट ग्रिडल फ्लड, एक चमकदार करधनी यानी कि बेल्ट, ठीक है, बेल्ट की तरह लिपटा हुआ था। तो यहाँ पे पोएट ना एक बहुत ही शक्तिशाली मेटाफर का यूज़ करते हैं, यहाँ पे एक बहुत ही शक्तिशाली मेटाफर का यूज़ करते हैं। कहते हैं वो लोगों के धार्मिक विश्वास की तुलना किससे करते हैं? जैसे इंसान की जो धार्मिक विश्वास की तुलना है वो किससे करते हैं? विशाल समुद्र से करते हैं। वे कहते हैं कि एक समय था जब आस्था का ये सागर भी ज्वार की तरह पूरा भरा हुआ था, यानी कि समंदर भी पूरा, आज ज्वार उठ रहा है तो पूरा समंदर भरा नहीं है, काफ़ी शांत लग रहा है, लेकिन एक समय ऐसा था कि इस समंदर में भी ज्वार की तरह पूरा भरा हुआ था आस्था का सागर। ये जो आस्था है ये पूरी दुनिया के किनारों को ऐसे घेरे हुआ था जैसे कोई सुंदर चमकदार बेल्ट या कमरबंद, ग्रिडल कमरबंद किसी चीज़ के चारों ओर खूबसूरती से लिपटा हो। इसका मतलब ये हुआ कि पहले के समय में लोगों का विश्वास बहुत मजबूत था। जिस तरह ये जो सागर है, ये जो समुंदर है, इसकी लहरें खूब उठ रही थी पहले के समय में। एक टाइम ऐसा था कि ज्वार आता था तो पूरा समंदर भर जाता था। ठीक है, पूरी दुनिया को क्या करता था? पूरी दुनिया के किनारे को ऐसे घिरे हुआ था जैसे कोई सुंदर चमकदार बेल्ट हो। यानी कि एक टाइम पे टाइड जब आता था, ज्वार आता था, पूरा समंदर भर जाता था। एक टाइम ऐसा था। उसी तरह उसका मतलब ये हुआ कि उसी तरह उस समय भी लोगों का जो विश्वास था वो बहुत मजबूत था। किसमें? धर्म में। और यह विश्वास दुनिया को सुरक्षित और सुंदर बनाए हुए था। यानी कि उस समय लोगों का विश्वास भी, मतलब लोगों का विश्वास, धर्म में लोगों का विश्वास और समंदर का जो आस्था, यानी कि समंदर का जो लहरें उठ रही हैं, ज्वार आ रहा है, इसकी कंपैरिजन उन्होंने किससे कर दी है? लोगों के विश्वास से कर दी है।
ठीक है। जिस तरह समंदर की लहरें अब कम होती जा रही हैं, उसी तरह लोगों का विश्वास भी अब कम होता जा रहा है। एक टाइम था समुद्र की ज्वार उठता था तो पूरा समंदर भर जाता था, वो आस्था थी, वो बिलीफ था। उसी तरह एक समय था लोगों का विश्वास भी बहुत मजबूत था, और ये जो विश्वास था ना धर्म में, ये दुनिया को सुरक्षित करता था, सुंदर बनाए हुए था। बट नाउ, अब क्या कह रहे हैं, बट नाउ आई ओनली हियर इट्स मेलनकली लॉन्ग विदड्रॉइंग रोर। अब क्या कहते हैं, बट नाउ आई ओनली हियर, लेकिन अब मुझे सिर्फ सुनाई देती है, क्या सुनाई देती है, इट्स मेलनकली, इसकी उदासी, लॉन्ग, लंबी, विदड्रॉइंग रोर, पीछे हटती हुई दहाड़े। यानी कि समुद्र को कह रहे हैं अब मुझे क्या सुनाई दे रहा है। लेकिन अब पोएट कहते हैं कि लेकिन अब वह भरा हुआ समंदर नहीं रहा। एक टाइम था कि जब टाइड आता था पूरा भर जाता समंदर, लेकिन अब मुझे अफसोस है कि वो अब भरा हुआ समंदर नहीं रहा। अब उसे सिर्फ एक आस्था के सागर के पीछे हटती हुई लहरों के उदास और लंबी दहाड़े सुनाई देती हैं। यानी कि अब क्या है, लहरें, अब लहरें आगे नहीं बढ़ रही हैं, अब लहरें पीछे जा रही हैं। ठीक है, टाइड आता है तो ज्वार आता है तो लहरें एकदम और ऊपर एकदम उफान पे होती हैं ना, एकदम ऊंची उठती हैं लहरें। लेकिन अब लहरें क्या हो रही हैं, पीछे हट रही हैं, काफ़ी उदास लंबी दहाड़ सुनाई दे रही है मुझे, ऐसा पोएट्स कहते हैं। जैसे समुद्र में एब टाइड आता है, एब टाइड मतलब क्या होता है, ठीक है, कहाँ तक था, जैसे कि समुद्र में एब टाइड जो आता है, एब टाइड यहाँ पे मैंने भी पढ़ाया था, खैर एब टाइड आता है, ठीक है। समुद्र में जो एब टाइड है, यानी कि समुद्र में भाटा, ज्वार भाटा आता है ना, समुद्र में जो भाटा आने पर पानी धीरे धीरे किनारों से दूर चला जाता है, वैसे ही लोगों के दिलों में विश्वास भी धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। ठीक है, जिस तरह अब समुद्र की लहरें कम होती जा रही हैं, उसी तरह अब लोगों के विश्वास में, लोगों के दिलों में जो विश्वास है, जो आस्था है, किसको लेके, धर्म को लेके, उसी तरह अब ख़त्म होती जा रही है जिस तरह लहरें ख़त्म होती जा रही हैं। ठीक है, ये चीज़ इन्होंने कही है। आगे कहते हैं, रिट्रेटिंग टू द ब्रेथ ऑफ नाइट विंड डाउन द वेस्ट एज डियरर एंड नेक्ड सिंगल्स ऑफ द वर्ल्ड। आगे कहते हैं कि रिट्रीटिंग टू द ब्रेथ, रात की हवा की सांस के साथ पीछे हटते हुए, ऑफ नाइट विंड यहाँ तक है कि रात की हवा की सांस के साथ पीछे हटते हुए, डाउन टू द वास्ट एजेस डियरर, दुनिया के विशाल सूने किनारों पर, एंड नेक्ड सिंगल्स ऑफ द वर्ल्ड, और दुनिया के नंगे पथरीले तटों की ओर। यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है कि जो आस्था है, जो बिलीफ है, जो विश्वास है, विश्वास का ये सागर रात की ठंडी हवा के साथ पीछे हट रहा है अब। यानी कि विश्वास से भरा ये सागर, कि एक टाइम था ज्वार आता था पूरा भर जाता था, आज देखो ये विश्वास से उस समय भरा था। अब क्या हो रहा है, अब ये जो सागर है रात की ठंडी हवा के साथ पीछे हट रहा है, यानी कि लहरें अब इसमें उठ नहीं रही हैं, लहरें एकदम शांत पड़ी हुई है, पीछे हट रही हैं। और पीछे क्या छोड़ रहा है, दुनिया के विशाल उदास और सूने किनारे, नंगे पथरीले तट, यानी कि नंगे कंकड़ों का मतलब जहाँ पहले आस्था का सुंदर पानी था, अब वहाँ सिर्फ ठंडे, कठोर और खाली पत्थर बचे हैं। जहाँ पर लहरें उठकर पानी जहाँ पर रहता था, सिर्फ पानी रहता था, अब लहरें इतना सूख गई हैं कि अब समुंदर इतना सूख गया है कि वहाँ पे सिर्फ पत्थर हैं, पानी नहीं है। ठीक है, इतना सूख गया है, इतना पीछे चली गई हैं लहरें। ठीक है, तो वही इस बात का प्रतीक है कि विश्वास के चले जाने से, इसी तरह इंसान का जो विश्वास, इंसानों के दिलों में जो विश्वास है धर्म को लेके, वो भी ख़त्म हो रहा है। तो अगर आप किसी पे विश्वास कर रहे हो, किसी चीज़ पर, विश्वास के चले जाने से दुनिया कैसी हो जाती है, बहुत ही ठंडी हो जाती है। उसी तरह जिस तरह समंदर ठंडा हो गया है, असुरक्षित हो जाती है और अर्थहीन जगह बन जाती है विश्वास के चले जाने से। विश्वास भी हमारा धर्म से चला जाएगा तो धर्म हमारे लिए क्या बन जाएगा, एक असुरक्षित अर्थहीन जगह बन जाएगी। आगे कहते हैं, आगे भी देख लेते हैं, कहते हैं आह लव, फिर आगे की लाइन में आते हैं हम, आ लव लेट अस बी ट्रू। कहते हैं आ लव, आह मेरे प्रिय, लेट अस बी ट्रू टू वन अनदर, आओ हम एक दूसरे के प्रति सच्चे रहें। ठीक है, कहते हैं आओ हम एक दूसरे के प्रति सच्चे रहें। जो भी उनके साथ है, शायद उनकी वाइफ है, वो अपनी वाइफ को ही बोल रहे हैं कि मेरे प्रिय आओ हम एक दूसरे के प्रति सच्चे रहें। यानी कि दुनिया में विश्वास और आस्था तो ख़त्म हो जाने की बात, मतलब जो दुनिया में विश्वास है, जो आस्था है, उसके ख़त्म हो जाने की बात करने के बाद, यानी कि इनका कहना है कि दुनिया में आस्था ख़त्म हो गई है, विश्वास ख़त्म हो गया है। जिस तरह समुद्र की लहरें ख़त्म होती जा रही हैं, उसी तरह इंसान का विश्वास ख़त्म हो जा रहा है धर्म से। तो पोएट अचानक अपनी प्रिय यानी कि
पॉसिबिलिटी हो सकती है, अपनी पत्नी की ओर मुड़ते हैं और कहते हैं कि जब बाहर की दुनिया में कोई भरोसा नहीं है, कोई सच्चाई नहीं बची है, तो कम से कम हम दोनों को एक दूसरे के प्रति तो पूरी तरह से सच्चा होना चाहिए, वफादार रहना चाहिए। यही एकमात्र सहारा है। मतलब अपनी पत्नी को कहते हैं कि आओ हम दोनों एक दूसरे का सच्चा सहारा बने। बाहर तो कुछ रह नहीं गया, बाहर तो कोई भरोसा नहीं है, कोई सच्चाई नहीं बची अब बाहर की दुनिया में। ठीक है, तो आगे आते हैं। आगे क्या कहते हैं, फॉर द वर्ल्ड विच सीम्स टू लाई बिफोर अस लाइक अ लैंड ऑफ ड्रीम्स। ठीक है, ड्रीम्स सो वेरियस, सो ब्यूटीफुल, सो न्यू। ठीक है, फिर आगे क्या कहते हैं, क्योंकि फॉर द वर्ल्ड, क्योंकि ये दुनिया, विच सीम्स टू लाई बिफोर अस लाइक अ लैंड ऑफ ड्रीम्स, क्योंकि ये कहते हैं ना कि आओ हम दोनों क्या बने, एक दूसरे का एकमात्र सच्चा सहारा बने, एक दूसरे के प्रति सच्चे रहें। अपनी पत्नी को कह रहे हैं क्योंकि ये जो दुनिया है ना, जो हमारे सामने किसी सपनों के देश की तरह लगती है, जो दुनिया है जो हमारे सामने कैसी लग रही है, किसी सपनों के देश की तरह लगती है। इतनी सो वेरियस, इतनी विविध है ये दुनिया, सो ब्यूटीफुल, इतनी सुंदर है, सो न्यू, इतनी नई है। पोएट यहाँ पे समझाते हैं कि हमें, अपनी पत्नी से कहते हैं कि हमें एक दूसरे के प्रति सच्चा क्यों रहना चाहिए। कहते हैं ना कि आओ हम एक दूसरे के प्रति सच्चे रहें, तो बताते हैं कि हमें क्यों रहना चाहिए। वो कहते हैं ये जो दुनिया है ना, ये ऊपर से देखने में बहुत आकर्षक लगती है, लेकिन ये सपनों के देश की तरह दिखती है, जिसमें बहुत सारी वैरायटी हैं, बहुत सारी विविधता है, सुंदरता है, नई नई चीज़ें हैं। ये हमें अपनी ओर खींचती है, इतनी आकर्षक दुनिया हमें लगती है, लेकिन ये सिर्फ ऊपर से दिखने में लगती है, अंदर बहुत ही कोई भरोसा नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है इसमें। फिर कहते हैं हैथ रियली नाइदर जॉय नॉर लव नॉर लाइट, नॉर लाइट नॉर सर्टिट्यूड नॉर पीस नॉर हेल्प फॉर पेन। फिर आगे कहते हैं ये जो दुनिया है ना, हमें अपनी तरफ खींचती तो है, लेकिन उसमें असल में ना तो कोई खुशी है इस दुनिया में, ना कोई प्यार है, ना कोई खुशी है, ना कोई प्यार है, ना कोई रोशनी है, ना कोई सर्टिट्यूड है, निश्चितता है, और ना ही कोई शांति है इस दुनिया में, और ना ही दर्द में कोई मदद करने वाला है इस दुनिया में। ऐसा ये बोल रहे हैं। तो यहाँ पे पोएट जो है वो दुनिया का असली कड़वा सच बताते हैं कि एक्चुअल में दुनिया है क्या। वो कहते हैं ये दुनिया भले ही बाहर से कितनी भी सुंदर क्यों ना दिखे, लेकिन असलियत में इसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। ना ही खुशी मतलब सच्ची खुशी नहीं है दुनिया में, ना सच्चा प्यार है, यानी ये दुनियावी प्यार की बात कर रहे हैं, जो दुनिया में प्यार करते हैं लोग, सच्चा प्यार नहीं है दुनिया में। ना ही सच्ची रोशनी है। रोशनी का मतलब यहाँ पे क्या मतलब, सही गलत बताने वाला कोई गाइडर नहीं है, मतलब कोई गाइड करने वाला नहीं है, ज्ञान की रोशनी नहीं है दुनिया में। ना ही सर्टिट्यूड है, यानी कि किसी बात का पक्का भरोसा नहीं है दुनिया में कुछ। ना पीस, यानी कि मन का चैन या सुकून नहीं है दुनिया में। नॉर हेल्प फॉर पेन, यानी कि ना दर्द में मदद, यानी कि जब आप तकलीफ़ में हो तो कोई सच्चा सहारा नहीं है दुनिया में। इस तरह वो बोलते हैं। फिर कहते हैं एंड वी आर हियर एज ऑन डार्कलिंग प्लेन। आगे कहते हैं स्वेप्ट विद कन्फ्यूज अलार्म्स ऑफ स्ट्रगल एंड फ्लाइट वेयर इग्नोरेंट आर्मीज क्लैश बाई नाइट। आगे कहते हैं कि एंड वी आर हियर एज ऑन डार्कलिंग प्लेन, और हम यहाँ एक ऐसे अंधेरे मैदान पर, ठीक है, स्वेप्ट विद कन्फ्यूज अलार्म्स स्ट्रगल एंड फ्लाइट, जहाँ संघर्ष और भगदड़ की भ्रमित करने वाली आवाज़ें गूंज रही हैं। वेयर इग्नोरेंट आर्मीज क्लैश बाई नाइट, जहाँ अज्ञानी सेनाएं रात में एक दूसरे से टकराती हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, ये जो इसका मतलब ये हुआ कि ये पोएम की सबसे शक्तिशाली और पैसिमिज्म इमेजरी है, निराशावादी। पोएट कहते हैं कि इस अर्थहीन दुनिया में हमारी हालत ऐसी है जैसे हम किसी अंधेरे में खड़े हैं। अंधेरे, डार्कलिंग प्लेन मतलब क्या होता है, डार्कलिंग प्लेन मतलब अंधेरे मैदान, ठीक है, अंधेरे मैदान, ये ध्यान रखना है। पोएट कह रहे हैं ये दुनिया बहुत बेकार है, कोई खुशी कोई कुछ भी नहीं है दुनिया में। दुनिया सिर्फ ऊपर से देखने में आकर्षक लगती है, ये दुनिया में कुछ भी नहीं है, ठीक है। कहते हैं कि ये जो दुनिया है ना, ये जो अर्थहीन दुनिया है ना, हमारी हालत ऐसी है जैसे हम किसी अंधेरे मैदान में खड़े हैं, और इस मैदान में चारों तरफ क्या हो रही है, लड़ाई हो रही है, और डर कर भागने की भ्रमित करने वाली आवाज़ें आ रही हैं, लेकिन किसी को नहीं पता कि लड़ना किससे है और भागना क्यों है। सब कुछ क्या है, अस्त व्यस्त है, केओस है एकदम, बिना मतलब के। और फिर कहते हैं इग्नोरेंट आर्मीज़ की बात करते हैं, यानी कि इग्नोरेंट आर्मी मतलब अज्ञानी सेनाओं की तरह, यानी कि जो रात के अंधेरे में लड़ रही हैं, उन्हें ये भी नहीं पता कि उनका दुश्मन कौन है और दोस्त कौन है, वे बस अज्ञानता में एक दूसरे से टकरा रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं। तो यहाँ पे इस पोएम में इन्होंने यही बताया है, इस बात का सिंबलाइज है कि विश्वास और मार्गदर्शन के बिना
इंसानियत बिना किसी उद्देश्य के आपस में लड़ रही है। विश्वास तो है नहीं, ना कोई मार्गदर्शन करने वाला है, ना ही विश्वास है। तो इंसानियत जो है ना वो बिना उद्देश्य के आपस में लड़ रही है, किसी को भी इसका असली मकसद नहीं पता। ठीक है, तो ये थी पोयम। काफ़ी बड़ी पोयम नहीं थी, लेकिन हाँ इससे रिलेटेड थोड़ी सी जो फैक्ट है वो आपका हो गया है। तो इन्होंने यूजुअल ऑडिटरी इमेजरी का यूज़ किया है, जैसे कि विजुअल काम, द सी इज़ काम टू नाइट, द टाइड इज़ फुल, मून इज लाइज फेयर, ये याद रखना है। ठीक है, इमेजरी का इन्होंने यूज़ किया है, विजुअल एंड ऑडिटरी इमेजरी का यूज़ किया है। फिर ऑडिटरी हार्शनेस की बात भी इन्होंने किया है, कर्कश ध्वनि की, लेकिन तुरंत ही कानों को चुभने वाली आवाज़ नहीं सुनाई देती, ये सब है। फिर सेंट्रल मेटाफर का यूज़ किया है इन्होंने, सी ऑफ फेथ का। ठीक है, ये ध्यान रखना है। एक मिनट, ठीक है। ऑडिटरी हार्शनेस, द ग्रेटिंग रोड पेबल्स विच इज द वेव्स ड्रॉ बैक द फीलिंग, दिस कंट्रास्ट मिरर द डिसेप्टिव काम ऑफ द वर्ल्ड, द हिडन स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस। यानी कि ये विरोधाभास, कंट्रास्ट भी दिखाता, दुनिया के धोखे को दिखाता है। दुनिया ऊपर से शांत दिखती है, लेकिन उसके अंदर एक अस्तित्व का संघर्ष और पीड़ा छिपी हुई है। यानी कि समंदर से काफ़ी ज़्यादा एक सेंट्रल मेटाफर का यूज़ इन्होंने किया है, द सी ऑफ फेथ। तो ये भी याद रखना है। ठीक है, एक यानी कि एक समय था जब लोगों का विश्वास, लोगों का फेथ एक भरे हुए समुंदर की तरह था, जो दुनिया को सुरक्षा देने वाली यानी कि चमकदार करधनी यानी कि चमकदार बेल्ट की तरह घिरे हुए था। लेकिन अब उस आस्था का सागर की सिर्फ उदास, लंबी, पीछे हटती हुई दहाड़ की भी बची है। यानी कि अब लहरें आगे नहीं बढ़ रही हैं, उसी तरह लहरें पीछे हटती जा रही हैं, उसी तरह लोगों का जो आस्था वो भी खत्म होता जा रहा है। तो ये चीज़ें हैं। नेचर्स रोल भी है इसमें, ये ध्यान रखना है, ये पढ़ लीजिएगा आप लोग। ठीक है, यानी कि इन्होंने बताया है कि लाइक वर्ड्सवर्थ जैसे पोएट, मतलब वर्ड्सवर्थ जैसे पोएट नेचर को दिव्य और मरहम लगाने वाली शक्ति के रूप में देखते थे कि नेचर कैसी है, बहुत डिवाइन है, मरहम देने वाली, यानी कि हमको गाइड करने वाली है ना। वर्ड्सवर्थ ऐसे ही नेचर को देखते थे। लेकिन अर्नल्ड क्या करते हैं, अर्नोल्ड नेचर को उदास, शांत और इंसानी दुख का क्या मानते हैं, इमेजरी मानते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब, रिफ्लेक्ट मानते हैं, ये ध्यान रखना है। स्ट्रक्चर एंड लिटरेरी टेक्निक की बात करें तो फॉर्म है ड्रामेटिक मोनोलॉग ऑफ 37 लाइन्स इन अ 4 स्टैंजा, इरेगुलर लेंथ, ये ध्यान रखना है एक एलेजी की तरह ही है ये पोयम, बट एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, 37 लाइन्स हैं और 4 स्टैंजाज हैं, ध्यान रखना है, जो कि इरेगुलर में है। इरेगुलर राइम स्कीम है, द फर्स्ट स्टैंजा रिजेंबल एज अ सोनेट बट इज ब्रोकन। तो ये सारी इसकी राइमिंग स्कीम है। दिस इरेगुलरिटी रिफ्लेक्ट द ब्रेक डाउन ऑफ ओल्ड सर्टिनिटीज़, ये ध्यान रखना है। ठीक है, मतलब पहला स्टैंजा हमको लगता है कि सोनेट जैसा लगता है, लेकिन अचानक इसकी राइम टूट जाती है। की टेक्निक की बात करेंगे तो इंजैममेंट का इन्होंने यूज़ किया है, जब एक लाइन का अर्थ बिना रुके, बिना पंक्चुएशन के दूसरी लाइन में चला जाता है, यानी कि समुद्र के बहाव से शुरू होती है और रुकती कहाँ है और फिर से शुरू हो जाती है, ये नकल करता है यानी कि इसमें इंजैममेंट का इन्होंने यूज़ किया है। एसोनेंस का यूज़ किया है, मेलनकली लॉग विद ड्राइंग रोर, ड्राउन आउट, ओ का साउंड बार बार आ रहा है, तो ये ध्यान रखना। असोनेंस का भी यूज़ इन्होंने किया है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है असोनेंस का। मेलनकली लॉन्ग विड्रॉइंग रोर, जैसे कि मेलनकली, ओ का साउंड आया, ओ का साउंड आया, ओ का साउंड आया, ये ध्यान रखना है। अलिट्रेशन भी इन्होंने यूज़ किया है, फोल्ड्स ऑफ अ ब्राइट ग्रिडल फ्लड, सॉफ्ट आई साउंड इवोक फ्लूड मोशन, ये ध्यान रखना है। इन्होंने इसमें भी यूज़ किया है आई। ठीक है, ये ध्यान रखना है। एनाफोरा का भी इन्होंने यूज़ किया, रिपीटिशन फॉर एम्फेसिस, नॉर जो आया, नॉर लव नॉर, ये नॉर बार बार आ रहा है, नॉर बार बार आ रहा है ना, नॉर। तो जोर देने के लिए लाइनों की शुरुआत में शब्दों का दोहराव होता है। और सिमलीज का इन्होंने यूज़ किया, या फेथ लाइक द फोल्ड्स ऑफ ब्राइट ग्रिडल, वर्ल्ड लाइक अ लैंड ऑफ ड्रीम्स, तो ये ध्यान रखना है। क्रिटिकल इंटरप्रिटेशन की अगर हम बात करें, अर्नोल्ड का मैसेज है, पोइट्री एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर रिलीजन, पोइट्री इज़ एट बॉटम ए क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, ये उनका वो है, कोटेशन है, ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। क्रिटिक्स की बात करेंगे तो कुछ क्रिटिक्स हैं इनके, जैसे कि स्टीफन कॉलोनी, इन्होंने नोट द पावर ऑफ ऑडिटरी इमेजरी, द ग्रेटिंग रोर एंड द फ्लीटिंग होप इन द लाइट, द ग्लिम्स एंड इज़ गॉन। तो स्टीफन कॉलोनी ने ये पोयम में क्या देखते हैं,
जो ऑडिटरी इमेजरी है यानी कि कर्कश दहाड़ की शक्ति और उस रोशनी में जो क्षणिक आशा का नोट करते हैं जो चमकती है और गायब हो जाती है। ठीक है, लुइस जोनस जो हैं ये कहते हैं कि ओवर ऑब्जर्व दैट अननोन प्रीफर्स नेचर क्विटर मेलनकलिक मोड्स मूनलाइट एबिंग टाइड इंस्टेड ऑफ रोमांटिक जॉय। तो लुइस जोनस कहते हैं कि अनोल्ड रोमांटिक पोएट की तरह नेचर के आनंद के बजाय उनके शांत और उदास मिजाज यानी कि चांदनी यानी कि घटता ज्वार को पसंद करते हैं। अब जो रोमांटिक पोएट्स हैं वो नेचर को एंजॉय करते हैं, लेकिन अर्नोल्ड ठीक विपरीत कर रहे हैं, नेचर का एंजॉय नहीं कर रहे, नेचर को शांत कह रहे हैं, उदास मिजाज बता रहे हैं। लिटरेरी रिस्पॉन्स एंड लेगेसी की अगर हम बात करें तो W.B. येट्स ने भी बताया है 19th सेंचुरी एंड द आफ्टर में चैलेंज किया अर्नोल्ड पैसिमिज्म आर्ग्यूइंग देयर इज स्टिल कीन डिलाइट इवन आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ फेथ। तो W.B. येट्स ने उन्होंने अपनी पोइट्री अर्नोल्ड के निराशावादी की चुनौती दी है। उन्होंने तर्क दिया है कि आस्था के पतन के बाद भी दुनिया में गहरी खुशी मौजूद है। फिर एक और हैं एंथनी हेक्ट। इन्होंने द डोवर बीच 1967 में असटारिकल पैरोडी है गिविंग वॉइस टू अर्नोल्ड साइलेंट ब्राइड हु फाइंड्स हिज ग्लूम टायरसम एंड अंडरमाइनिंग द सॉलिमिटी ऑफ द ओरिजिनल। तो ये ध्यान रखना है, ये जो एंथनी हेक्ट हैं इनका एक वर्क है द डोवर बीच, ये 1967 में आया था। ये एक पैरोडी है, सटारिकल पैरोडी इन्होंने लिखा था। इसमें अर्नोल्ड की चुपचाप सुन रही पत्नी को आवाज़ दी गई है जिसे अपनी पत्नी का दुखड़ा उबाऊ लगता है। ठीक है, ये मूल यानी कि ओरिजिनल पोइट्री की गंभीरता को कम कर देता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। कल्चर इम्पैक्ट की अगर हम बात करें, फ्रेजेस लाइक अगर बात करें इस पोएम के कुछ फ्रेजेस हैं इंग्लिश पोइट्री में सबसे फेमस हो गए हैं, जैसे कि सी ऑफ फेथ, डार्कलिंग प्लेन, इग्नोरेंट आर्मीज क्लैश बाय नाइट, है ना, ये कुछ फ्रेजेस हैं, ये ध्यान रखना है। इन फ्रेजेस का यूज़ अक्सर आजकल के बुक्स प्लेज में किया जाता है। खैर, तो ये थी भाई, ख़त्म हो गया है, मैंने इसमें कंप्लीट कर दिया है सब। पोएम तो छोटी सी थी लेकिन हाँ उसके की फैक्ट वगैरह बहुत ज़्यादा थे, समझाने की कोशिश भी किया है। कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। एंड चलिए फिर क्लास को एंड करते हैं। काफ़ी लेंदी क्लास हो गई है चूँकि बहुत सारा मैंने ले लिया है, मैथी अर्नोल्ड का भी काफ़ी ज़्यादा ले लिया है, तो जो आपके लिए एकदम परफेक्ट है, एक वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है मैथी अर्नोल्ड को। इसके बाद हम देख लेंगे मेमोरियल वर्सेस को। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू, बाय बाय।